बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर है। लाइट्स एक आध ऑफ करके देख लो। आवाज आ रही है? सही है? ओके। अच्छा, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में वी कवर्ड ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें हमने देखा था कि जब हमने किसी एक नेटवर्क पे ट्रांसमिशन करनी है तो वी हैव टू हैव number of bits with us, and we'll group those bits, and accordingly those bits would be transmitted on the network based on some protocol and standards. So in the previous lecture जो हमने last चीज cover की थी, we saw how to get information in form of bits, and ultimately we have to transmit those bits with the help of analog signals. This was the last thing which we covered. So हमने transmitter का part देखा था, then we went on to the receiver part. Once we receive the similar thing, similar phenomena, how it can be reverted back towards the useful information which we would like to listen. Like अगर हमने एक speech signal से शुरू किया था तो speech signal को हम वापस सुनना चाहेंगे, तो उस काम के लिए हम उसको शुरू में जिन जिन स्टेप से गुजारते हैं, लेटर ऑन हमने उन्हीं के रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करके वापस अपनी बिट्स को convert करना होता है to the analog information from where we started off. Okay, so I hope there is no question in this section. This was the last slide which we covered. If it's visible. कोई सवाल जवाब इसमें? क्लास में कौन कौन नहीं था लास्ट लेक्चर में? आप 4 लोग नए हैं, बाकी सारे थे। आपका नाम क्या है? शहबाज। आप टेलीकॉम नेटवर्क्स में पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ से आए हो। और आपका नाम क्या है? शाहिद। आप थे लास्ट क्लास में? आपका डिसिप्लिन क्या है? कौन सी मास्टर्स कौन से प्रोग्राम में कर रहे हो? CSQ, ठीक है। और आप? मोहम्मद सुधीर। SUDHIR, सुधीर। शाहिद एंड सुधीर। और आपने शहबाज नाम बताया, और पीछे आपका भी नाम भूल गया हूं मैं। यूसुफ अली। यूसुफ अली और साबिर रहमान। आप थे अब्बास, सैयद अब्बास, ठीक है। और फराज हो गया, इमरान हो गया और आबिद हो गया, ठीक है। तो अभी आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आप हो, सिर्फ आबिद हो और आप भी हो, ठीक। ओके, सो आई जस्ट कवर इट अप वंस अगेन कि इनफैक्ट हमने इसमें थोड़ी सी जो बात की थी वो ये की थी कि हमने अगर एक पैकेट को क्रिएट करना है एक नेटवर्क के ऊपर, ओके, लेट मी नो कि अगर यहाँ पे ठीक चीज नजर ना आ रही हो आपको, ठीक है, बिकॉज इट्स एट द बैक ऑफ माइंड, तो मुझे थोड़ा सा पास कर आ जाए, उधर आ जाए, खुश फील कंफर्टेबल, जहाँ आपको ठीक लग रहा है वहां बैठे। Okay, so whenever there is a computer network or any type of network, it has to be a cloud, and there are devices which are connected by somehow they have to get plugged into this cloud of whatever multiple items are there in this particular system, and once okay, एक काम ये भी करो, क्लासरूम नंबर 1 जरा चेक करो अगर इफ इट्स अनएम्प्टी या नॉट ऑक्यूपाइड, बिकॉज इसका मल्टीमीडिया इज क्रिएटिंग इशू।
Okay, so we have, say, a source station, now it's visible, and we have to reach to a destination. So to make this communication possible, there has to have something which will travel from here onto this cloud, and it will move to various locations. Ultimately, a point from where it has to get out of this cloud and go towards a local area network where your device is fitted, and it is read by that particular system from which it was destined. So this entire system, अगर इसको आपने सक्सेसफुल करना है तो ये जो पैकेट है हो गया। अच्छा, तो वहां पे शिफ्ट कर लें या अभी विजिबल है तो ठीक है जी। चुप रहे, चलो हम ऐसे करते हैं, ब्रेक के बाद वहां शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। बीच में एक ब्रेक करेंगे ना तो फिर वो शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो बात ये कर रहे थे कि अगर हमने इस सिस्टम के ऊपर एक कम्युनिकेशन को पॉसिबल करना है, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, तो मैं कोई एक चीज क्रिएट कर रही है मेरा जो बैठ जाए, ठीक है, नजर आ रहा है। At the moment we have created a network in which there are various systems who are sitting here, and there is one system which is talking to various other systems. आपके जो systems हैं, they are destinations for me as a source. I am talking and you are listening. So there is a complete network. We have defined some set of rules to make this communication possible or successful. I'll talk. We have this unwritten rule that I'll talk either in English or in Urdu, so that you can understand, because you understand these two languages. अगर मैं किसी और जुबान में बात करना शुरू कर दूं तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। So accordingly मैंने उस लैंग्वेज में बात करनी है इसमें आप समझ सकें, ठीक है। मैंने एक खास टेम्पो से बात करनी है, कॉन्टिन्यूएशन में बात करनी है, राइट। मैंने एक जगह बैठ के बात करनी है, आपने एक जगह बैठ के सुननी है। सो दे आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि इस सिस्टम को कामयाब करने के लिए किए जा रहे हैं, और वो जब तक नहीं होंगे ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। मिसबा कर ली, बंद कर दरवाजा। आप मिसबा है या आनम है? आनम। सो जब भी हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने होते हैं। उनमें से एक जो मेन चीज है वो फिजिकल लेयर के ऊपर, यानी जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो मैं चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो एक खास सिस्टम के थ्रू गुजरेगी, तभी वो आप तक पहुंचेगी और उसको आप सुन सकेंगे। सिमिलरली जब हम मशीन की बात करते हैं, मशीन में जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स व्हिच वुड कैरी आवर इंफॉर्मेशन। सो इन डिजिटल सिस्टम में ये बात की थी कि जी वी हैव टू हैव bits as our digital carrier. So bits have to be formed first, and once the bits are created, those bits have to be sent across that particular system by some means. और वहाँ हमने कहा था कि ओके जी बिट्स तो खुद तो नहीं जा सकती हैं, किसी ऊंट पे बैठ के भी नहीं जा सकती, किसी घोड़े पे बैठ के भी नहीं जा सकती, तो वी हैव टू सेंड अ बिट बाय इट्स एनालॉग सिग्नल। सो अगर मेरे पास 1 बिट आती है तो उसको मैं कह सकता हूँ कि जी मैं एक 1 वोल्ट का सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करूंगा, मे बी 1 सेकेंड के लिए, which would mean as that I am sending a bit 1. On the other hand, अगर मैंने 0 बिट को ट्रांसमिट करना तो I can say okay जी my signal would be of 2 volts to give the meaning of 0. So it would be a continuation of waveforms, a 1 then a 0, maybe a 1, another 1, a 0, another 0. This would be transmitted as the time passes, and accordingly the similar thing would be interpreted by the receiver. रिसीवर नोज के मेरे पास 1 वोल्ट या 2 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है। 1 वोल्ट का मतलब है कि ये 1 आ रहा है, 2 वोल्ट का मतलब है कि ये 0 आ रहा है। अगर कोई खराबी भी होती है तो 1 वोल्ट के आसपास का सिग्नल होगा, 0.9 का होगा, 0.8 का होगा, स्टिल इट विल मेक आउट ओके जी दिस इज नथिंग बट अ 1। सिमिलरली इफ इट्स अ 1.9, 1.8, 1.7, it will figure out that it is a 0, and it will start writing those bits again in form of 0 1 0 1 0 1, एंड दी मीनिंग और दी ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं इसकी जो रेंज है, ये जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब खत्म हो जाएगा वंस इट रिसीव्स दोज वेवफॉर्म्स। सो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू फॉर्म दी बिट्स,
और बिट्स के लिए हमने एक कंप्लीट डिटेल्ड पिक्चर यहाँ पे वर्कआउट की थी कि ओके वी टॉक ऑफ एन एनालॉग सोर्स, अ सोर्स कुड बी एन एनालॉग सोर्स, लाइक मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये एक एनालॉग सोर्स है, मैंने इसको डिजिटाइज करना है. सो वंस वी डू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, first we do the sampling operation and then we do the quantization operation. Sampling operation has to be done by a set of rules, और वो क्या है? The most important rule for the sampling is to follow the Nyquist sampling theorem, which states कि आप जब sample करें तो आपकी जो sampling frequency होनी चाहिए आपित, वो क्या होनी चाहिए? दो आपित. So sampling means that there is a sampling frequency which has to be a greater than equal to 2 times the highest frequency content in the signal. मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मेरी आवाज में frequencies हैं, right? And we know that a speech has got a frequency range of 20 hertz to 20 kilohertz, right? 20 hertz से 20 kilohertz की frequencies हैं. और हर बंदे में हर frequency नहीं होती. मेरी आवाज में हो सकता है 5 किलोहर्ट्ज की frequency हो, 6 की हो, और मे भी उसके बाद कोई frequency exist ना करती हो. अल्लाह ने जो हमारी आवाज बनाई है वो इसी तरीके से बनाई है कि हर एक की आवाज को जो उसने वेरी किया अल्लाह ने, वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के कॉम्बिनेशन से किया है. तो इसलिए आप मेरी आवाज जब आप सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि मेरी आवाज है. फराज की सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे फराज की आवाज है. अनम की सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि अनम की आवाज है. बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज सो यूनिक दैट इट्स वेरी इजी एंड टू आइडेंटिफाई हु इज टॉकिंग, राइट? बट अगेन ये अल्लाह ताला की कुदरत ये भी है कि आप दो एक जैसी आवाजें भी सुनते हैं बाज़ औक़ात, so that is also possible. But generally a face and a sound and number of other factors like your cornea, like your thumb impressions, they are different, so that you can identify who is this guy, और accordingly आप उसको उस पे काम कर सकते हैं. तो मेरा पॉइंट ये था कि जब आप किसी साउंड को सुनते हैं तो आप उसमें से फ्रीक्वेंसीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक इन केस ऑफ अस the frequencies can be extracted by mathematical tools, like a tool which we described in the last class was the Fourier. तो जब आप फोरियर एनालिसिस करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है, फॉर ऑल दोज जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि एक ट्रांसफॉर्म या एक टेक्निक ऐसी है जो कि आपको बता सकती है कि किसी एक सिग्नल में क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हैं. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन टेल यू ओके जो आपके सैयद अब्बास हैं इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इनकी आवाज में वो है फॉर एग्जांपल 10 किलोहर्ट्ज की. 10 किलोहर्ट्ज मींस 10,000 सैंपल्स 10,000 साइकिल्स पर सेकंड पे इनकी आवाज में एक फ्रीक्वेंसी है. तो जब मैं इनकी आवाज को सैंपल करूंगा तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि इनका एफ मैक्स क्या है, और अकॉर्डिंगली मैं उसको सैंपल 2 टाइम्स करूंगा. लाइक अगर ये 5 किलोहर्ट्ज के एफ मैक्स पे अपनी आवाज को जनरेट कर रहे हैं, सो आई विल गो एंड सैंपल इट एट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एटलीस्ट 10,000. 5 किलो मीन्स 5 टाइम 1000 हर्ट्ज. सो 10,000 चूंकि सैंपल करना है और सैंपल्स में सैंपल्स होते हैं तो वी कॉल इट सैंपल्स पर सेकंड. इट्स नॉट नाउ साइकिल्स पर सेकंड. सो साइकिल्स की बेस पे आप सैंपल्स निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो ये साउंड होगी इनकी, ये जैसे इनकी साउंड है, तो मैं इसको जब सैंपल करूंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर आई टेक से यहाँ तक मेरे पास 10,000 सैंपल्स होंगे अगर ये 1 सेकंड का वक्फा है, और इसके दरमियान आई कैन सैंपल इट. सो दीज वुड बी सैंपल्स विच आई वुड एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द साउंड फ्रॉम, मे बी ये एज्यूम कीजिए कि ये सारे यहाँ तक 10,000 सैंपल्स हैं. तो जब ये सैंपल्स ले लेंगे तो जो बाकी की चीज़ है बीच में वो गायब हो जाएगी. विल बी हैविंग दी सैंपल्स ओनली, एंड नाउ दी सैंपल्स कैन बी कन्वर्टेड टू दी बिट्स. और उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डू दी क्वांटाइजेशन ऑन दिस एक्सिस, जिसमें हम नंबर ऑफ लेवल्स डिफाइन करते हैं. लाइक हमने लास्ट क्लास में कहा था कि ऐसे 8 लेवल्स अगर हैं तो इससे ये लेवल 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, मे बी एक 6 है और एक 7 है. और हर पर्टिकुलर सैंपल को हम एक लेवल असाइन कर देते हैं. लाइक ये लेवल 3 पे है तो लेवल 3 का मतलब है कि इट इज इक्वल टू 0 1 1. 0 1 1 इज इक्वल टू 3. सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 0 1 0 और 7 is equivalent to 1 1 1. So now I'll call this sample, say this sample would be declared as 0 1 1. This sample is closer to level number 5. I'll call it 101. Accordingly now जब ये सैंपल्स भी दे दिए जाएंगे या इनको ये बिट्स की मीनिंग भी दे दी जाएगी तो ये सैंपल्स भी सारे के सारे सिस्टम से गायब हो जाएंगे. और नाउ आई वुड बी हैविंग ओनली अ बिट स्ट्रीम जिसमें 0 1 0 1 1 1 1 1 1 व्हाटएवर दैट सीक्वेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड वो आपके पास आ जाएगा. और उन बिट्स को अब आपने बेसिकली अपने नेटवर्क के अंदर फेंकना है. तो उसके लिए नाउ देयर आर सेट ऑफ रूल्स कि हम कैसे फेंकेंगे. हो सकता है मैं कहूँ जी कि मैं 15,000 बाइट्स का एक
पैकेट बनाऊंगा, उसको फेंकूंगा, नहीं जी ओके पैकेट तो नहीं जी, मैं 1000 बाइट का पैकेट बनाऊंगा, उसको फेंकूंगा, 1000 बाइट का जो है वो सैयद अब्बास का जाएगा, उसके बाद मैं चांस दूंगा फराज को, वो उसका 1000 बाइट का जाएगा, फिर मैं चांस दूंगा अपने आप को, मेरा पैकेट जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वो जो हमने बात की थी क्लाउड की, जिसमें हमने कम्युनिकेशन को पॉसिबल करना है, उसके अंदर हम फिर इस तरीके से कुछ और फर्दर रूल्स डिफाइन करके मल्टीपल एक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं और सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बेसिक यूनिट जो है आपके सिस्टम का क्या है, इट्स अ बिट। ओके वी मूव फॉरवर्ड, आगे भी देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं या होंगी। बट ये जो बिट्स हैं ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज या फ्लेक्सिबिलिटीज दे देती हैं। जब बिट्स बन गई तो दे आर जस्ट लाइक बॉल्स इन अ पर्टिकुलर बास्केट। अब उनको आप उन बॉल्स के साथ आप खेल सकते हैं, कभी आप रेड बॉल को ऊपर कर दें, कभी आप ब्लैक बॉल को ऊपर कर दें, आप उसमें 4 बॉलें और डाल दें, आप कहेंगे कि इसके अंदर ये सारी सारी काली बॉलें थी, मैंने इसमें व्हाइट बॉल्स डाल दी, तो आप डाल देंगे और आप कहेंगे जी रिसीवर के पास ले जाओ, वो निकाल भी सकता है आराम से, उसको नजर आ रहा है कि जी ये व्हाइट है ये ब्लैक है। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल इन डिजिटल वे ऑफ सेंडिंग द बिट्स, whereas oppositely अगर आप एनालॉग सिस्टम्स को यूज करते फॉर द सिमिलर थिंग्स वर डिफिकल्ट, या दे वर नॉट पॉसिबल टू बी, सर्टेन थिंग्स वर नॉट पॉसिबल टू बी इम्प्लीमेंटेड। लाइक हमने बात की थी कि जो हमारे पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम थे एम्स बेस्ड, जिसको हम 1G कम्युनिकेशन कहते हैं, वहां पे आपके पास एनालॉग कम्युनिकेशन होती थी, एक खास फ्रीक्वेंसी पे आप सिस्टम को अपनी आवाज को ट्रांसमिट करते थे, राइट। सोर्स फ्रीक्वेंसी को जब आप ट्रांसमिट करते थे तो उसमें आपको इंक्रिप्शन नहीं कर पाते थे, जब नहीं कर पाते थे तो इफ एनीबॉडी सिटिंग इन बिटवीन और वो एक रेडियो के ऊपर उसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेगा तो वो आवाज सुन सकता था वो, ठीक है। दिस वाज अ जनरल सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस बाय नंबर ऑफ पीपल, दे यूज्ड टू सिट, फ्लैट्स में कम्युनिकेशन हो रही है, वो वहां पे रेडियो लेके बैठ जाते थे एंड दे स्टार्ट लिसनिंग कि जी क्या बातें हो रही। सो दैट वाज देयर, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस this was finished off and people shifted towards the digital way of sending bits। अब bits जो है वो चूंकि आप 1 को 0 कर दें, 0 को 1 कर दें, तो आपको और आपके रिसीवर को पता है, बीच वाले किसी को नहीं पता, तो वो रिवर्स ऑपरेशन वो नहीं कर सकता। सो देयर आर नंबर ऑफ अदर वेज जो हमने देखे थे, यहाँ पे हमने कुछ और बातें भी की थी कि जी कम्युनिकेशन में इस तरह के अंदर हम जो है वो कंप्रेशन कर सकते हैं, इंक्रिप्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, स्क्रैम्बलिंग ऑपरेशन हमने डिटेल में देखा था, चैनल कोड्स डिफाइन कर सकते हैं ताकि अगर आपकी गलती हो रही है सिस्टम के अंदर तो उसको आप ऑटोमेटिकली रिसीवर ठीक भी कर सकें, और देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वर डिस्कस्ड। बट अल्टीमेटली हमने ये फिगर आउट किया था कि जी हमारा बेसिक यूनिट जो है वो एक बिट होता है और बिट्स की ग्रुप्स बना के हम नेटवर्क के ऊपर फेंक सकते हैं, जो कि उनके लिए फिर फर्दर कुछ चीजें हमने बीच में इनकॉर्पोरेट करनी होती है ताकि वो वर्केबल सोल्यूशन रहे। So whatever we do on the receivers transmitter side, reverse is done on the receiver side. This we all discussed, और एक लेक्चर जो है वो हमने रिकॉर्ड भी किया था, वो हमारा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब से डाउनलोड करके देख ले ताकि वो इसी चीज़ों के ऊपर दोबारा एक तरफ आ जाए, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। Okay, so this was the last lecture. Now coming on to the some of the modalities या further details of the network, जो कि इसमें हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। So before we go inside the network, या ये देखेंगे जी किस तरह से networks के अंदर communication होती है। First we should agree on what a computer network is. So if you find out number of things like जो अब से कुछ अर्से पहले तक like even 90s में भी हमने देखा था कि जो networks थे they were specialized networks. So they were not called computer networks. Like we had the telephone network for example, जिसमें आपका PDCL का नेटवर्क है तो आप उस पर सिर्फ आवाज कम्युनिकेट कर रहे थे और it was very difficult to get a telephone connection in those days. आप सालों जो है वो अप्लाई करते थे, लोगों को कनेक्शंस नहीं मिलते थे, सिफारिशों के साथ भी नहीं मिलते थे, ये हालत थी। So those were the specialized networks. Like एक ये था, आपने देखा होगा जी कि आप किसी एक से अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो you just have a data network. People they just enter some values, they store your picture maybe, and that's all, nothing else. There was nothing else except the data shifting. या आप कहीं पे अगर आप फॉर एग्जांपल जाते थे कुछ से पहले तक आपने वीजा लेना है या आपने जो है वो अपना पासपोर्ट को जो है वो करवाना है, तो दिस ओनली अ डाटा व्हिच वाज एंटर्ड एंड इट वाज स्टोर्ड and it was retrieved. So that was a data network, not a computer network again. Similarly cable network, आपने जिस पे आप वीडियोस देखते थे या आप किसी एक खास चैनल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास वीडियोस वन वे ट्रांसमिट हो रही होती थी जिनको आप देख रहे होते थे। Again it was not a computer networks. Those were specialized networks to handle some specialized work like keystrokes, voice and video, right? Whereas a computer network is defined to be or distinguished by its generality. It is not a fixed network. A computer network is never a fixed network to do one task. It is to do
multiple tasks, and then it is to vary as well. You can add on functionalities because it's a programmable type of system where you can add voice, you can add video, you can add data, you can add number of other things as well. और यही वजह है कि अगर आप आज देखें तो आपके इंटरनेट के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, यू एडिंग नंबर ऑफ थिंग्स डे बाय डे। आपने कुछ अर्से पहले तक फेसबुक को ऐड किया, आपने स्काइप को ऐड किया, आपने व्हाट्सएप को ऐड किया, आप इसके अलावा एप्लीकेशंस ऐड किए जा रहे हैं और सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बिकॉज और किस लिए एक्सेप्ट कर रहा है कि इट्स अ प्रोग्रामेबल सिस्टम, यू कैन चेंज द फंक्शनैलिटीज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो दैट इज हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क is identified or distinguished from the other type of networks, and it supports a diverse range of applications, right? So जो अभी हम अगर इंटरनेट की बात करें तो जो कैपिटल आई इंटरनेट है, this is basically known to us by its applications. We are doing number of applications, we are experiencing number of applications which are useful to us, and we do number of clicks. और एक सिंपल क्लिक, आपको तो एक क्लिक लगता है लेकिन उस एक क्लिक से देयर आर वेरियस मैसेजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड, राइट? सो अगर हम सिंपल एक जगह पे जाके क्लिक करते हैं कि जी मुझे जो है वो गूगल की मेल रिट्रीव करनी है, तो यू विल फाइंड आउट कि तकरीबन 17 मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसमें से 6 मैसेजेस जो है वो सर्वर का नाम कि गूगल किस जगह पे लाई कर रहा है वो रिट्रीव करेगा। तकरीबन 3 मैसेजेस जो है वो एक टीसीपी कनेक्शन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होते हैं, 4 मैसेजेस जो है वो उसको रिसीव करने के लिए होते हैं, और फिर तकरीबन 3 मैसेजेस जो है उसको दोबारा उस कनेक्शन को खत्म करने के लिए भी होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और मैसेजेस हैं जो कि इंटरनेट पे हर वक्त चल रहे हैं और हमें नजर नहीं आ रहे। आप एक कनेक्शन खोलते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ मैसेजेस व्हिच आर बीइंग ट्रांसमिटेड बट यू डू नॉट नो। हो सकता है कोई आपकी प्राइवेसी को इंस्टिगेट कर रहा हो, चेक कर रहा हो, यू नेवर नो कि क्या चीज हो रही है बिकॉज ऑलवेज अंडरनीथ मैसेजेस आर बीइंग ट्रांसमिटेड। सो ये जो चीज है ये इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। चीजें जो हैं वो सिंप्लीफाइड रखी गई हैं और वेरिएबल या एडेप्टिवली रखी गई हैं ताकि आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सके, और येट इट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर व्हिच रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड। सो वी फाइंड आउट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। हमने बात की जी कि हमें लाइक अब देखते हैं वीडियो ऑन डिमांड एप्लीकेशंस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अभी आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं, आपको 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। टेक्नोलॉजी इज कमिंग अप कि आप एक क्लिक पे वीडियो 2 GB की डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। और 5G नेटवर्क्स जो अब जो बड़े नेटवर्क्स आ रहे हैं वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सिस्टम्स के थ्रू ट्रांसमिट हो कि आप एक क्लिक करें और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बजाय कि आपको वेट करना पड़े। सो जो रिसर्च एरियाज हैं वो क्या है, टाइम इन कंस्ट्रेंट्स को कम से कम किया जाए, जो आपकी सिस्टम के ट्रांसमिशन के थ्रू जो हमारी हर्डल्स हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं या सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन खराब होती है उसको खत्म किया जाए, राइट? सो देयर आर number of areas where people are doing their research to improve upon the functionalities. उनमें हम one by one देखेंगे भी आगे जाके। So point is this कि diversity of applications which is there on the internet, it shows कि how complex this network is, but on the same side it's a simple network as well. But point is this कि we are not the first one to do this. There are a number of people who have been doing it, और our job is to understand what they have done. So things are quite easier for us अगर हम उसको लेके चलें और उन चीज़ों को समझ सकें। आई होप मेरी इंग्लिश समझ आ रही है सबको, ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर समझता है कि जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही या साउंड में कोई इशू है तो या मेरी कन्वर्सेशन लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देगा, ठीक है? ताकि ओके। सो इफ वी सी, तो हमें आज नजर आता है कि हर जगह पे एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बैठा हुआ है, हर सिस्टम में, हर जगह पर। आपके ऑफिस से लेके, आप ऑफिस से निकलते हैं, अपने घर में, आपके घर से निकलते हैं, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, वहाँ पे आप कोई PIE की बुकिंग करवानी है, वहाँ पे आपने होटल रिजर्वेशन करानी है, वहाँ पे आपने अखबार पढ़ना है, वहाँ पे हर जगह एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक नेटवर्क अवेलेबल है जो कि आपको फैसिलिटेट करता है। और सरप्राइजिंगली बात ये कि ये नेटवर्क जो है कोई बहुत पुराना नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर्म बैक इन अराउंड 69 में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिसर्चर्स, जिसके बाद ये पिछले 30-40 साल में इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि अब आपको बहुत सारी चीजें जो है वो शायद मुमकिन नजर नहीं आती कि शायद इसके बगैर हो भी सकती हैं।
So they have in fact got hold of us nowadays. So अगर important चीजें देखी जाए नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास जो important 4 फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव शेयरिंग होनी चाहिए, फंक्शनैलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए सिस्टम की। और ये जो नेटवर्क्स हैं ये दे आर डिजाइन एंड बिल्ड बेस्ड ऑन लेयर्स, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, जिनको हम देखते हैं कि जी किस तरीके से ये काम करते हैं। सो अगर हम पर्सपेक्टिव चेक करें डिफरेंट लोगों का, तो नेटवर्क यूजर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कनेक्टिविटी, कि जब मैं सिस्टम पे जाऊं मुझे सिस्टम कनेक्ट मिले। वेयर एज शहबाज नींद आ रही है? ओके, क्लास में अगर कोई पानी चाय कुछ लाना चाहता है मोस्ट वेलकम, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। और जो आप क्लास छोड़ के जाना चाहते हैं आप उठे चले जाए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आना चाहते हैं आ जाए। कोशिश करें कि टाइम पे आया करें, लेट आएंगे तो शुरू के जो कंटेंट्स होते हैं वो जरा लिंक कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को, वो फिर मिस हो जाए तो थ्रू आउट द क्लास आपके जहन में खला रहता है कि क्या बात की थी शुरू में, ठीक है। तो सो पर्सपेक्टिव के लिहाज से यूजर के लिए कनेक्टिविटी है, और डिजाइनर के लिए जो है वो एफिशिएंसी है कि जी मैं से 1000 लोगों को एक सिस्टम पे जोड़ दूं, मैं 10,000 को जोड़ दूं और मेरा कोई सिस्टम हैंग अप ना हो, डाटा ट्रांसमिट होती रहे, कोई कंजेशन ना हो। और नेटवर्क ऑपरेटर आप में से कुछ लोग होंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार कोई खराबी निकले तो मैं उसको फौरन ठीक कर दूं, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि यार मैं सिस्टम में इस जगह पे इशू है, ये राउटर का प्रॉब्लम है, ये गेटवे का प्रॉब्लम है, इस सिस्टम का प्रॉब्लम है, इस सर्वर का इशू है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे यू गो टू दैट थिंग एंड यू करेक्ट इट। अगर आपको उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा तो आप तंग पड़ेंगे यार कि मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं प्रॉब्लम किधर आ रहा है। तो दैट इज द इशू विद एवरीबडी। और इसी के लिहाज से नेटवर्क जो है वो डिजाइन होते हैं। सबसे इजी वे तो ये हो सकता था कि आप हर सिस्टम को हर सिस्टम से जोड़ दें। एक नेटवर्क बनाने का तरीका ये था, यानी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस पॉसिबल थे इनिशियली जब शुरू किया गया था, बट अगेन इट्स अनमैनेजेबल, क्योंकि आप अगर एक इस कमरे में अगर हमारे पास 20 कंप्यूटर्स हों और हर कंप्यूटर को हर कंप्यूटर से जोड़ दें, यानी एक कंप्यूटर से 20 तारें निकल रही हो, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो देयर हैज टू बी अ सिस्टम जहाँ पे कोई इंटरलिंक इंटरमीडिएरी नोड्स हो जो कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को रिले कर रहे हो बाकी सिस्टम्स को। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है बाय डाटा फॉरवर्डिंग नोड्स। सो कुछ जो कॉमन जर्गन है इस नेटवर्क्स की लैंग्वेज की वो हमें पता होनी चाहिए। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क जो है इटसेल्फ इज द कनेक्टिंग डिवाइसेस को, आप इसमें प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, इसमें सिस्टम्स भी हो सकते हैं, सेंस स्कैनर्स भी हो सकते हैं, व्हाटएवर दैट कनेक्टिंग डिवाइसेस यू कनेक्ट दोस, पीडीएस हो सकते हैं, आपके मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं। वंस यू मेक अ connection between various connecting devices, you call it a computer networks, provided it can change the source of information based on your requirement कि आप क्या चीज उस पर ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉलर एरिया नेटवर्क, लाइक इस यूनिवर्सिटी में एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इस पूरे शहर का एक नेटवर्क बना लें तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। लार्जर साइज, सो साइज बेस्ड हम नेटवर्क्स को डिफाइन कर सकते हैं। वाइड एरिया इज मे बी अ कंप्लीट प्रोविंस जिसके ऊपर आप डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क कुड बी फॉर्म्ड एट योर होम। देन अ वॉइस नेटवर्क जहाँ पे आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डाटा जहाँ पे आप डाटा भेज रहे होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीजें ओके फाइन, वी कैन जस्ट स्किप दिस, इसको पढ़ लीजिएगा। So networks are in fact composed of many devices, like we have workstations, servers, hubs, switches, routers, telephone switching gears. Telephone switching gears क्या होते हैं? Exchanges, right? Like अगर आपने देखा होगा पुरानी वॉर मूवीज के अंदर वो एक जगह से एक प्लग खोल के दूसरी जगह लगाते थे, फिर तीसरी जगह लगाते थे। That basically a sort of exchange where you shift the now this is done automatically. Earlier it was done manually to home to connect to home. पहले अगर आपको याद हो कुछ उससे पहले तक आप फोन करते थे और एक्सचेंज वाले को बताते थे कि मुझे फलां से कनेक्ट करो, बट नाउ यू डू इट ऑटोमेटिकली। आप जिससे बात करते हैं वो एक्सचेंज का काम ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग का हो रहा होता है। Okay, so if we see the networks, so networks could be अगर हम स्मॉल केस नेटवर्क की बात करें जिसको हम इंटर नेटवर्क स्मॉल आई कहते हैं, तो उसमें हम वेरियस नेटवर्क्स कैन बी फॉर्मुलेटेड आइसोलेटेड फ्रॉम द कैपिटल आई इंटरनेट। कैपिटल आई इंटरनेट इज द वन जो कि हम जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट उसके अलावा भी स्मॉल इंटरनेट बनाए जा सकते हैं। मल्टीपल लैंस को वैंस के साथ जो लोकल नेटवर्क्स आपने बनाए हुए उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं और सॉर्ट ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स बना के कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि
कैपिटल आई इंटरनेट से आइसोलेटेड हो, और उसमें फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप उसमें मे बी अपने सिस्टम को सिक्योर ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं दुनिया में जो कि इंटरनेट के अलावा भी चल रहे हैं, जहाँ पे आपने मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट किया हुआ है। एम इज टू शेयर द इंफॉर्मेशन with the with more security and less efforts, आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। So we find number of networks in this regard, like ये जो आपके टर्मिनल माइक्रो कंप्यूटर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर कनेक्शन, जिसका मैंने कहा कि आप किसी एक लोकल किसी एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप कोई एक वीज़ा पे विजिट करते हैं, या आप पीआईए पे विजिट करते हैं, या आप रेलवे स्टेशन विजिट करते हैं, तो वो आपका एक डाटा आपसे लेके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। उसको जनरली हम इस तरह का कनेक्शन कहते हैं। वी कैन कनेक्ट टू इंटरनेट वाया लोकल एरिया नेटवर्क, लाइक जिस तरह मैं भी कनेक्टेड हूँ, इस तरह का एक नेटवर्क बन सकता है। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें आगे जाता हूँ जहाँ पे इनफैक्ट कनेक्शंस आर पॉसिबल बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क्स। लैन टू लैन है, लैन टू वैन है, वैन टू मैन है, सो दे ऑल आर पॉसिबल। लाइक ये पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया आपने अपने घर के अंदर, आप अपने मोबाइल फोन से वाईफाई के थ्रू अपने वाईमैक्स डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, और मे बी घर में 10 लोग हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं, आपका एक सिस्टम भी कनेक्ट होता है और आप उसमें इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। दिस इज अगेन अ नेटवर्क। Okay, so these are just definitions. We move forward and maybe go towards something which is more okay. सेंसर टू लोकल एरिया नेटवर्क इस टाइप ऑफ जो फैक्ट्रीज की सेटिंग्स में आपने देखे होंगे शायद कि आप एक प्लांट है जहाँ पे कोई मे बी समलिंग हो रही है, तो डिफरेंट सेंसर्स as you can see over here, these sensors they activate the various actuators. So there is a system of sensors, a central processing unit and actuators which carry out a complete operation. So if there is a Sumlink plan, this system is working on this particular vehicle after completion of that operation, and which is controlled of course by the speed of this belt. This sensor would observe that the vehicle is now coming towards another actuator, and it will announce it to a central processing unit, and that central processing unit will activate the second actuator to perform its operations. So this type of network is called sensor to local area network, which are there in the factory settings. So ये भी एक type of networks है। Then we find out the microwave connections. In fact, हमारे पास satellite और microwave connections किस तरह से होते हैं? We operate in the range of microwaves. Microwaves are high powered waveforms, और मैंने आप पिछली क्लास में भी जिक्र किया था कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो आपकी सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज हाई द फ्रीक्वेंसी more particles are packed, right? So this has got more energy as compared to this one. So more energy means you can transmit it to a longer distance, right? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक खास फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इसे क्रॉस दी विंडो, वहां कहीं सामने सड़क के ऊपर किसी को अपनी आवाज सुनानी है, तो मुझे चीख के बोलना पड़ेगा। जब चीख के बोलूंगा तो मैं अपनी आवाज को श्रिल करूंगा तो मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली वो ज्यादा दूर तक सिस्टम के ऊपर ट्रेवल करेगी। इसलिए जो है वो लड़कियां या खवातीन जब बात करती हैं तो काफी दूर तक आवाज आती है, ऐसे ही है ना, क्योंकि उनकी आवाज श्रिल होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, सो दे कैन ट्रांसमिट देयर वॉइस टू लॉन्गर डिस्टेंस। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से ही हमारा जो फिनोमेना हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज अ फिनोमेना जिसमें यू शिफ्ट योर lesser frequency voice to a high frequency signal so that it can travel to longer distances, right? So हाँ, उसमें मैं भी आ रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ कि उसमें एक खास ऑपरेटिंग रेंज है जिसमें आपने ट्रांसमिट करना, लाइक माइक्रोवेव्स के ऊपर भी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसको मिलीमीटर वेव्स कहते हैं, बट वो हम उस पर ट्रांसमिट नहीं करते। उसकी वजह ये है, पर पहले तो ये कहना कि जी पहली बात तो इस पर एग्री करते हैं कि हम जी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सके, लेकिन एक खास लिमिट से ऊपर इंक्रीज नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जैसे माइक्रोवेव्स इज द टॉलेस्ट या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें आप ट्रांसमिट करते हैं, और इसकी जनरली रेंज होती है तकरीबन 1 गीगाहर्ट्ज से तकरीबन 30 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज में ये फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें आप ट्रांसमिट करते हैं। माइक्रोवेव इज दी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आपने देखा होगा ना, आपने मार्शियन मूवी देखी होगी आपने, फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी है सैटेलाइट मूवीज जो
कोई देखी मूवीज देखते हैं? कोई नहीं देखते? पढ़ी लिखी कौम है सारी। हाँ, तो कौन कौन सी ऐसी जिसमें आपने डायरेक्ट देखा होगा बड़े बड़े सेटेलाइट, वो आपकी जो एक माइक्रोवेव लिंक्स मीन्स बड़ी बड़ी डिशेस लगी हुई होती है, उनके थ्रू यू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट्स बिकॉज इतनी पावरफुल सोर्स है। और अगर आपने कभी इधर देखी हो से यहाँ पे भी आपको पीटीसीएल, हाँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको अगर आप इधर कहीं आप H9 का आपने कभी चक्कर लगाया हो तो वहाँ पे उन्होंने ये बड़ी बड़ी डिशेस लगाई हुई है और क्या क्या लिखा होता है कि जी एनिमल्स एंड पीपल आर टू अवॉइड दिस एरिया, क्योंकि वो इतनी हाई पावर सिग्नल्स हैं कि अगर उसके आगे आप आएंगे तो यू विल बी शटर्ड, इट विल ब्रेक यू, राइट। सो उसकी वजह ये है कि वो इतनी हाई, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इस रेंज के अंदर फॉल करती है एंड दे आर टू कम्युनिकेट विद लॉन्गर डिस्टेंस सैटेलाइट्स, मल्टी मिलियन किलोमीटर्स के ऊपर चीज ट्रांसमिट हो रही होती है और वो इसलिए जा रही होती है कि वो एक खास रेंज के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो बात हम ये कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जब आपने ट्रांसमिट करना है तो वी नो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू मल्टीप्लाई विद द वेवलेंथ यू गेट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम की जो बैंडविड्थ है, इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी then the bandwidth of the wavelength of the system would reduce, right। और वेवलेंथ पे आपके एंटेनास डिपेंड कर रहे होते हैं। एंटेना डिजाइन जो है वो वेवलेंथ का 3 टाइम 4 टाइम फैक्टर होता है। लेंथ ऑफ एंटेना इज अ मे बी लैम्डा बाय 3 जो रिसीव करने वाले एंटेनास है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना लो एंटेना होगा, इसलिए आप देखें आपके जो अपने मोबाइल फोन है उनके एंटेनास ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, दे वेरी स्मॉल एंटेनास। अब से कुछ अर्से पहले बड़े बड़े एंटेनास होते थे क्योंकि आपकी रेंज कम थी। अब जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं, ओवरकम करते जा रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ रही है, एंटेना साइज छोटे हो रहे हैं, ठीक है ना। सो माइक्रोवेव इस रेंज में ऑपरेट करती है, इसको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। जनरली इसकी वेवलेंथ कैन बी कंप्यूटेड, तकरीबन 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की रेंज अगर निकालेंगे तो ये बनती है। और माइक्रोवेव जो है ये दे आर इफेक्टिव वे ऑफ सेंडिंग दी सिग्नल्स टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। इससे ऊपर रेंज में हम जाते हैं, जहाँ पे हमने बात की कि जी से इससे ऊपर की वेव्स चले जाएं, आप 30 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज पे चले जाएं, तो उन वेव्स को हम मिलीमीटर वेव्स कहते हैं। लेकिन उनका नुकसान ये है कि अगर उन पे आप ट्रांसमिट करेंगे तो दे स्टार्ट एक्टिंग विद द अर्थली एटमॉस्फेयर and the oxygen available in our atmosphere, and they start disturbing that molecule structure and ultimately affect the ozone and etc everything. So उस रेंज के अंदर आप effectively communicate इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो physical characteristics को सिस्टम की खराब करता है। All those who have जो शायद जिन्होंने कभी VHF, UHF और HF के ऊपर कम्युनिकेट किया हो, तो आप शायद आपने ये चीज भी अगर कभी किया किसी ने, तो HF रेंज के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उसमें जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो अगर मौसम खराब है तो आपकी आवाज कम्युनिकेट नहीं होती, ठीक है। HF रेंज इज नॉट, तो बेसिकली वो एयर के साथ और आपके रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वो एक्ट करना शुरू कर देती है और आपकी आवाज को ठीक तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर पाती। तो हाई रेंज के कुछ नुकसान हैं जिनकी वजह से खास रेंज से ऊपर आप नहीं जाते। सिमिलरली कुछ और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हैं लाइक वाईमैक्स और वाईफाई, देयर अगेन टाइप ऑफ नेटवर्क्स जो कि क्वाइट पॉपुलर इन करंट सिनेरियोज। क्या फर्क होता है दोनों में, वाईमैक्स और वाईफाई में, अगर मैं आपसे पूछूं? वाईमैक्स इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। यू मस्ट हैव सीन नाउअडेज वाईमैक्स के नेटवर्क्स हैं। कौन कौन से हैं जो वाईमैक्स बेस्ड हैं? आप डिवाइस लेते हैं वाईमैक्स की, आप उससे कनेक्ट करते हैं, लाइक वतीन का नेटवर्क में भी कोई यूज कर रहा है आजकल, वायर ड्राइव है, ये वर्ल्ड कॉल टाइप जो करंट हमारे लोकल नेटवर्क्स हैं, वाईमैक्स बेस्ड नेटवर्क्स हैं, क्योंकि आपको कंटेंशन, आप क्या करते हैं, आप एक क्वालिटी ऑफ सर्विस के तहत कनेक्ट होते हैं। You always have a quality of service mechanism and you connect to a network. It's a guaranteed connection. Once you will connect, you will be given a connection, right? And then you'll use the bandwidth available by the network. Whereas Wi-Fi is not a connection oriented network, it is a contention based network. आपके घर में 10 लोग हैं, हो सकता है पहले 5 कनेक्ट हो जाएं, अगले 5 को वो रिजेक्ट कर देगा, जी बस ठीक है, मेरी लिमिट पूरी हो गई है। जो करीब होगा आपके वाईफाई वाईमैक्स डिवाइस की वो कनेक्ट होगा, जो दूर होगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा। सो वाईफाई और वाईमैक्स दे आर, ऑल्दो दे आर लिंक्ड अप विद ईच अदर, वाईमैक्स इज टू बी डन विद द वाईफाई, बट बोथ द स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो जो, अच्छा मैं ये इसको जो लिख रहा हूँ इसके ऊपर रहने दूं या इसको जाने दूं, स्टार्ट कर दूं? चलें नई स्लाइड कर।
तो हमने ये बात की थी कि जी क्या कह रहे थे हम, वाईफाई वाईमैक्स. सो द वाईफाई is IEEE 802.11 standard, whereas the WiMAX is another standard which is 802.16. ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है, इसके रूल्स डिफरेंट है, बट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. So here we have the quality of service mechanism and it is guaranteed access once you go for it, whereas here it is the contention based connection and it's not guaranteed. You may get a connection, you may not get a connection. So you have a WiMAX device and there are various Wi-Fi connections which are possible to the same WiMAX device, right? So again, this is WiMAX is a network which is formed based on some of the mechanism. अब जैसा Ethernet जो हमारे fixed line communication है, this is a wireless based communication. जो IEEE जो Ethernet है, this is IEEE 802.3. So basically जो IEEE 802 family है, this is a standards and protocols which are governing the creation of different networks and how to make it possible between different devices from various manufacturers and operating systems. So okay, let me साथ साथ मैं आपको assignments भी देता जाऊँ. So assignment का 1 का part 1 क्या आप देखिए जाके कि IEEE 802 स्टैंडर्ड जो हैं ये क्या डिफाइन करते हैं. विल फाइंड आउट इसके वेरियस सब स्टैंडर्ड्स हैं. .1 एक स्टैंडर्ड है, .2 एक चीज है, .3 एक है, .4 एक है, .5 एक है, एंड यू मूव टिल .16 में भी, लेकिन ये फैमिली एक ही है. तो फैमिली क्या डिफाइन कर रही है, गो एंड सी इट. दिस इज क्वेश्चन 1 ऑफ असाइनमेंट 1. आई विल कीप गिविंग यू अदर क्वेश्चंस एज वेल. So IEEE 802 family is a family broadly which is to define the various standards protocols to make networks possible. And IEEE is a standard creation committee, right? There are various other committees as well. IEEE is Institute of Electronics and Electrical Engineers, and basically these all rules they are governed by the electrical technology. So accordingly ये इनके अंडर आता है और ये इसको डिफाइन करते हैं. तो करंटली अगर आपने कोई भी नेटवर्क बनाना है तो आपने IEEE 802 कंप्लाइंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है. ओनली देन यू कैन कम्युनिकेट. ओके ओके, यहाँ पे वो रेंज डिफाइन हुई. हमने कहा कि ओके जी माइक्रोवेव जो है वो इस रेंज के अंदर है और इससे ऊपर जो है सॉरी माइक्रोवेव इज दिस रेंज, ये वाली रेंज है, और इससे ऊपर जाए तो ये मिलीमीटर वेव्स हैं, इसमें हम कम्युनिकेट नहीं करते. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें आप किसी खास रेंज के अंदर बात कर रहे होते हैं, उससे ऊपर वाली रेंज में ऑपरेट नहीं करते. Okay, the similar एक और डायग्राम है बट अगेन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है ऑन दिस साइड एंड वेवलेंथ जो है वो इस साइड पे, अगर इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे कम हो रही है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो हायर द फ्रीक्वेंसी, lower the wavelength, so lower the size of antenna which it can be received by. So that is the positive point. ओके, सैटेलाइट माइक्रोवेव कनेक्शंस अभी हमने बात कर ली है. वी मेक समथिंग लाइक दिस जिसमें हम हाई पावर्ड सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं और ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होती है, बीच में कोई हर्डल नहीं आ रहा होता. अगर हर्डल आएगा तो ये उसको पास ऑन बाज़-औक़ात नहीं कर पाते. देन वायरलेस टेलीफोन कनेक्शंस के नेटवर्क्स आपने सुने हैं. 1G कनेक्शन, 1.5G कनेक्शंस, 2G कनेक्शंस, 3G पे हम आज तक हैं, 3G 4G के ऊपर शायद किसी हद तक आए हैं अभी तक. 5G नेटवर्क्स की बात हो रही है जिसमें अब हाई स्पीड और मल्टी डायमेंशन एप्लीकेशंस कैन बी रन, जो कि आप जैसे अभी टेलीफोन पे आप बात करते हैं तो मे बी सिर्फ ऑडियो सिग्नल है. अ टाइम इज गोइंग टू कम वंस यू विल बी टॉकिंग अ वॉइस सिग्नल. सर स्काइप अभी स्पेशली यूज करते हैं, वो टेलीफोन के ऊपर भी आ जाएगा कि आप अपने जैज के कनेक्शन पे, वायर के कनेक्शन पे आप थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन यू विल बी टॉकिंग लाइक अ वीडियो लिंक इंस्टेड ऑफ ऑडियो लिंक. तो आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ नजर आ रहा होगा कि किधर है आप. ठीक है. And again the data rate would be very high. हमने कहा कि a high amount of data would be able to be processed with the smaller
कनेक्शंस या ये कहेंगे जी अर्लियर पॉसिबिलिटीज के अंदर। ओके, सो वायरलेस टेलीफोन कनेक्शंस, दे बेसिकली हाउ दे कनेक्ट। वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क से अलग से कोर्स भी चलता है, उसमें आप देखेंगे, बट द प्राइमरी थिंग इज दैट यू हैव अ फोन सेट एंड यू कम्युनिकेट विद अ बेस स्टेशन दैट बेस स्टेशन with a complete cellular structure। आप रीजन्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मे बी अभी इस वक्त अगर हम चक्ष आजाद में हैं तो हम कहीं इस तरह के एक सेल के अंदर हैं, यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। हमारे पास जितनी भी इस जगह पर जो मोबाइल फोन सर्विसेज हैं उनके हर एक एक बेस स्टेशन होगा। उन बेस स्टेशन से हम कनेक्ट होंगे like this one। this base station will connect us to a mobile switching station, MSC जिसे कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सर्विस स्टेशन, या MSS भी कहते हैं, MSC भी कहते हैं, which is basically for maybe for one for each city। so एक अगर अगर आप फॉर एग्जांपल यूफोन के नेटवर्क पे हैं तो आप उनके एक बेस स्टेशन से कनेक्ट होंगे और वो आपको एक टेलीफोन कंपनी के स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट कर देगा। और इस स्विचिंग सेंटर को पता है कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं, जिसका नंबर आपने डायल किया है, वो जो है वो इस जगह पे कहीं लाई कर रहा है। तो जो स्विचिंग स्टेशन है वो आपके बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देगा जी कि आप इससे अपनी कॉल को ट्रांसमिट कर दें, और फर्दर वो बेस स्विचिंग स्टेशन जो है वो नेक्स्ट जो सर्विस बेसिस सेट है वो आपको उस यूजर के ऊपर कनेक्ट कर देगा और अल्टीमेटली आपका नेटवर्क जो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैं इफ आई रिपीट, you have the device, you connect to base station connects to mobile switching service station, and mobile switching service station connects to the destination service station, and then it connects to the mobiles जो कि उसके साथ कनेक्टेड है। और फिर वो आपके साथ, ये बीच में जो दो हैं ये आपको नजर नहीं आ रहे, बट दे आर ऑलवेज लॉगिंग योर इन्फॉर्मेशन। आपके जो अब आप बात कर रहे हैं, कितनी देर बात करते हैं, उसकी क्या कॉस्ट इफेक्ट्स होंगे, वो इस पर्टिकुलर मेन स्टेशन ने डिटरमिन करना है कितने पैसे काटे इसके लिए, और कोई बीच में नहीं है। बेस स्टेशन का काम सिर्फ ये है कि उसने आपको कनेक्ट करना है, या वो एक इंटरमीडिएट नोड है जो कि आपकी कॉल को कनेक्ट कर रहा है टू दी फाइनल नोड जहां से आपने बात करनी है। ठीक है जी, राइट, बात सही है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जो है टेक्नोलॉजी में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। किसी भी नेटवर्क के अंदर आप चाहते हैं कि जी मैं क्या करूं, मैं एक काम नहीं करूं, मैं 100 काम करूं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये मोबाइल फोन है, इससे बात भी करूं, इस पे गेम्स भी खेलूं, इससे मैं वीडियो चैट भी करूं, ठीक है, इससे मैं मूवीज भी देखूं, राइट, इस पे मैं डाटा भी लॉग इन करके पीआईए की सीट भी बुक करा लूं। तो क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल काम कर रहे हैं एक जगह से। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आपको मिलती हैं, आपने देखा होगा इस तरह के ओवंस हैं जिनमें टेलीविजन भी होता है, ठीक है। तो आप खाना भी बना रहे हैं, साथ टीवी देखते चले जाए, ठीक है। तो मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल फंक्शंस जो है वो एक जगह पे कन्वर्ज किए जा रहे हैं ताकि आप ज्यादातर काम को एक जगह कर सकें। ऑल्दो इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या है कि जो उसका प्राइमरी एम होता है फिर वो बहुत ऑप्टिमली शायद नहीं हो पाता, ठीक है। अब चाइनीज डिवाइसेज हैं, आपको 10 चीजें दे देती हैं, लेकिन वो जिसका मेजर काम है वो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, या जल्दी खराब हो जाती है चीजें। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट वी ट्राई टू मेक मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल एट अ सिंगल स्टेशन ताकि हमारे पास एफिशिएंटली वो चीजें हो सके। ओके, सो अगर मैं अब एक ब्रॉडली आऊंगा जी इंटरनेट की हम बात करें, क्योंकि हमने कहा कि इंटरनेट के ऊपर हमने बेसिकली कम्युनिकेशन करनी है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि अब हमारा सारा का सारा काम जो है वो फोकस हो गया है टुवर्ड्स द इंटरनेट। हम बुकिंग भी कराते हैं, हम होटल की बुकिंग भी कराते हैं, हम पीआई की बुकिंग भी कराते हैं, हम अखबार भी पढ़ते हैं, हम वॉइस कॉल्स भी करते हैं। इवन जो आपकी अब कॉल्स हैं वो आप बजाय कि अपने टेलीफोन से करो, आप इंटरनेट के थ्रू कॉल्स करते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। इसको हम यूज करके हम कम्युनिकेट ऑन टू दी इंटरनेट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अजान सुन लेते हैं।
हाँ जी, okay. So now, if we talk of the capital I internet, so it's in fact a structured, organized system. Or before we start discussing how it works and how it is got its relationship with the transmission control protocol or internet networking protocol, let's see some of the history of internet, how it has been defined, किस तरह से ये इस जगह तक पहुंचा है जहां ये आज हमें नजर आ रहा है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, और how the standards and various protocols they have matured over the passage of time. So in fact, this internet, it was established back in 1969, and the starting point was the was an agency which is the Advanced Research Project Agency. We call it the ARPA. American agency थी जिसने इसके ऊपर काम शुरू किया. In fact, they were working at various setups. They wanted कि हमारे जो different setups हैं वो आपस में communicate कर सकें, और बजाय कि चार जगहों पे काम हो रहा है और अलग अलग काम हो रहा है, एक ही जगह काम हो, चारों लोग उसको शेयर करें, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करें. So what they decided in 1960 somewhere, क्योंकि go ahead with a type of system which can in fact connect various systems with each other. Their aim was not to connect the internet or networks, but just to keep various systems connected to each other. So what they did, okay, they say, okay, there was a computer system at UCLA, University of California, Los Angeles. There was a system, people were working on that system. Another system was at UC Santa Barbara, another university inside USA. Another system was at Stanford Research Institute, and another system was at University of Utah. उन्होंने कहा, okay जी, इनको हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं इस तरीके से कि there is a intermediary system, interface message processor, IMP. So there would be a system, one IMP at each station, with each station connected to the system. An IMP would be connecting or communicating with each other, right? And they defined a network control protocol. There was a software based, जो उस टाइम पे डिफाइन किया गया NCP के नाम से, एंड दे सेड ओके जी, जो भी इनके मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिस्टम्स पे चल रहे हैं, हम इनको आपस में बात कराएंगे. And this was back in 1969 that this was made possible. And the जो उस टाइम पे इस सिस्टम को चलाने वाले लोग थे, one was Bob Kahn and Vint Cerf. One of them is still alive, and I'll try to show you one of the guest lecture which was given by them somewhere in the class. जिन्होंने पे बात जो उन्होंने बनाने वाले बात करते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं. So this was the first setup which was established in 1969, and they established a network of 4 different nodes with the help of IMP. Or IMP was a device, यही कहेंगे जी, it was a sort of hardware which was able to, जब आप यहाँ पे से बात हो रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, ठीक है, सिस्टम है IBM का, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ठीक है, और सिस्टम है फॉर एग्जांपल लिनोवो का, ठीक है, मैन्युफैक्चर डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है. अब इन्होंने आपस में बात करनी है, पैकेट साइज क्या होगा, ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में डाटा के इधर ट्रांसमिट होगा, वो सारे के सारे किसी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हैंडल करने. क्योंकि जी जब आप यहाँ से ट्रांसमिट करें नेटवर्क के ऊपर, तो इसका पैकेट साइज ये होना चाहिए, ट्रांसमिशन रेट ये होना चाहिए, कोडिंग ये होनी चाहिए, एनकोडिंग स्कीम ये होनी चाहिए. सो वो सारे के सारे काम इस IMP ने करने थे. तो आप उनको कपल करते थे सिस्टम के साथ, और वो बेसिकली नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते थे.
तो और भी जो कंट्रोल प्रोटोकॉल था या सॉफ्टवेयर था उसका नाम नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल दिया गया एमसीपी 69 में। तो इट वाज बैक इन 69 में दे वर्कड हार्ड एंड दे मेड इट पॉसिबल कि आपस में कम्युनिकेट करें। दिस नेटवर्क वाज नेम्ड एज ARPANET. ARPANET was a 4-node network, right? So the inventors were, and in 1973 they came up with their game-changing paper, research paper, which was written by these two writers. I'll come on to that as well. जिस पे उन्होंने फिर फर्दर आगे इसको लेके चले और वो क्या है वो मैं दोबारा इस पे चला जाऊँ। So ARPANET idea was presented back in 67 and the interface message processors was used and 69 में इस चीज को जो है वो implement किया गया with the help of NCP। ठीक है। Okay, so then there comes the series of works. अब एक दफा एक काम हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा काम होता है। तो in 73 now because they were involved in the initial development they thought okay जी अभी तो हमने nodes को connect किया है, why not connect the networks? So they started working on that and they defined another protocol, another set of software rules जिसको उन्होंने नाम दिया TCP. They called it Transmission Control Protocol and they came up with the idea कि एक network है जिसका नाम है for example ARPANET जो हमने बना लिया है। ठीक है, ARPANET। एक और नेटवर्क है पैकेट रेडियो का, क्योंकि रिसर्च शुरू हो गई थी एक और नेटवर्क बन गया था। एक और नेटवर्क था which was packet satellite. They said okay जी पहले तो हम नोड को मिलाते रहे, अब let's connect these, right? And they came up with the software rules which को उन्होंने उस टाइम पे नाम दिया TCP का और कहा ओके जी इनको आपस में बात कराएंगे और we will make it workable। 79 में अराउंड 77 78 में ये चीज भी पॉसिबल हो गई और उन्होंने नेटवर्क्स को भी आपस में कम्युनिकेट कर दिया। Let me show you the paper which was there and I would request कि आप इसको पढ़ें और इसकी एक छोटी सी समरी भी बनाएं। This was the paper, Protocol for the Packet Network Intercommunication. So there were all packet based networks और these were the two inventors जिन्होंने इनफैक्ट इंटरनेट को शुरू किया। They are called the father of internet. And they इसमें अगर आप के टाइटल पे गौर करें तो बेसिकली इट वाज हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट पैकेट नेटवर्क्स। सो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये पॉसिबिलिटी की जाए। बेसिकली दे केम अप, क्योंकि अब हर नेटवर्क का अपना पैकेट साइज है, ट्रांसमिशन रेट है, अपनी इंक्रिप्शन स्कीम्स हैं, तो किस तरह से किया जाता है। दे केम अप विद द नंबर ऑफ आइडियाज। पहले इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर पे एरर चेकिंग होती थी, इन्होंने उसको भी किस तरीके से डिफरेंट किया। दे केम अप विद द गेटवे नोटेशन। बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हेड हियर, किस तरह से ये गेटवे जो है इस काम को करेगा और डिफरेंट नेटवर्क जो है वापस में कम्युनिकेट करेंगे। तो गो ओवर इट, I'll ask a couple of questions from the same and let's see what is your understanding of this. तो अब ये 74 का पेपर है, देखिए लिखा हुआ है IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो पेपर चूंकि हमने पढ़ने दिए अपने इस कोर्स के अंदर तो आपको इसको पढ़ें जरा। लेट्स सी, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं इसके अंदर से पूछूंगा तो लेट्स सी कि क्या जवाब देते हैं उसके आप। हाँ मेल करूंगा मैं आपको, बिल्कुल कर दूंगा। ओके, तो असाइनमेंट का जो पार्ट 2 है वो है कि इस रिसर्च पेपर को आपने पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे करूंगा वो आपने देने हैं। ओके, सो अगर इस टाइमलाइन पे आगे चलें तो यूनिक्स वाज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच ऑन व्हिच यूसी बर्कले वाज ऑलरेडी वर्किंग और इन्होंने इस आइडिया को, टीसीपी के आइडिया को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो नाउ द इंटरनेटवर्किंग स्टार्टेड। जो इंटरनेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीसीएनए वगैरह किया, दे मस्ट बी नोइंग इट के जो बेसिक थीम है इसके पीछे वो इसका ओपन सोर्स होना है कि आपने चीज़ों को ओपन सोर्स कर दिया। नाउ यू कैन कनेक्ट बिटवीन द वेरियस सिस्टम्स, यू कैन डू एट योर एंड, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो सपोर्ट कर रहा है आपकी नेटवर्किंग को, तो यू कैन डू दिस ऑपरेशन विद ईज एंड कंफर्ट। सो 78 में जब ये चीज़ भी शुरू हो गई तो फिर तो एक देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज। CSNet was established. Basically जो ARPANET था, this was a military setup. So there were universities who were not able to have defense ties with the ARPANET. So उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना लिया, इसको उन्होंने नाम दे दिया कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, और ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के अंडर बना। और इन्होंने भी अपना काम अलग सेपरेट शुरू कर दिया।
टीसीपी को स्प्लिट कर दिया गया, टीसीपी और आईपी में अलग अलग, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बना दिया गया, एक इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बना दिया गया। देन लेटर ऑन मिलिट्री नेटवर्क, जो आरपा नेट था उसको मिलिट्री नेटवर्क का नाम दे दिया गया, वो अपना एक सेपरेट चलना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि उसमें डाटा रेट इतने नहीं थे तो उस पर भी रिसर्च करके अगेन डार्पा वालों ने इसको कन्वर्ट कर दिया एनएसएफ नेट के अंदर। एनएसएफ नेट वाज इन आप कहेंगे इन मुकाबले में था विद द सीएस नेट। सीएस नेट वाज पैरेलल वर्किंग विद द एनएसएफ नेट। आरपा नेट को एनएसएफ नेट ने रिप्लेस कर दिया और later on this NSF net was merged with the system of CSNet, and then the idea of the internet it came into being। और 95 से अगर आपको याद हो तो ISPs का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का, बजाय ये कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, it was given to the private organizations and now it's all being handled by the ISPs till now, जिसमें you find out there are local ISPs, there are regional ISPs, there are international ISPs, right? Those ISPs and they make their network by the help of various network access points, they connect with the system। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें नेटवर्क्स नए ऐड होते चले जा रहे हैं, पुराने जो है वो निकलते चले जा रहे हैं, ऑब्सोलीट निकलते चले जा रहे हैं, और कुछ और नेटवर्क्स की मे बी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उनको आप कपल अप कर रहे हैं या उसको अपडेट भी करते चले जा रहे हैं, राइट? So this is how system is working। I would ask you the next question in the assignment is to find out the ISPs in Pakistan, which may be called as national ISPs, how they are connecting with the international ISPs, maybe what are their links with the regional ISPs, कौन सी ऐसी regional ISPs हैं जिनसे आपकी local या national ISPs जो है वो connected है। So find it out and give me the answer। नेशनल ISPs क्या है और वो कौन सी रीजनल ISP है जिससे आपकी नेशनल ISPs कनेक्ट होती है। देयर इज अ रीजनल ISP एज वेल जो कि इंडो एशिया या आप कहें कि साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करती है, वो कौन कौन सी हैं? ओके, तो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उसमें से अभी एक जो चीज आपने डिसाइड करनी है वो मैंने पहले भी बात की थी कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी आपने डिसाइड करने हैं अपने कि आप किस पर्टिकुलर टाइटल के एक काम को प्रेजेंट करेंगे क्लास में, ठीक है? I may make a group of 5 to 6 students, like I may give the project right now, say maybe आप में से 5 लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो फेसबुक है आपकी, इसकी वर्किंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाउ इट इज कपल्ड विद इंटरनेट। ये one presentation could be this one। Another group could work on the WhatsApp, सोशल नेटवर्क्स के अंदर। Another group could be work on the video conferencing tools, जिसमें आपकी Skype है, किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो भी हमारे इस वक्त करंट सिनेरियोज हैं उनमें से किसी के ऊपर भी आप में से ग्रुप एक 5 लोगों का बन सकता है। तो दीज आर फ्यू आइडियाज, आई गिव मोर आइडियाज एज वेल। एम इज कि कुछ इंडिपेंडेंट सर्चिंग और इंडिपेंडेंट वर्किंग आप करें, उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कि शायद टेबल स्पूनिंग में आपको नहीं मजा आएगा। तो इफ यू डू इट योरसेल्फ एंड प्रेजेंट इन द क्लास, that would be a better idea to comprehend those things। so ये एक आप अपना ग्रुप्स बना लीजिए 4 से 5 लोगों का, और मे बी 5-6 टॉपिक्स मैक्सिमम होंगे, आपकी क्लास स्ट्रेंथ इतनी है तो वो हम कंफर्टेबली जो है वो क्लास में उसको फिर डिस्कस भी कर लेंगे बाय द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है? सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, मे बी विद इन अ वीक और 2 वीक्स, गिव मी दिस आइडिया। जो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंडिविजुअल टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड अबाउट अ पर्टिकुलर रिसर्च पेपर एज वेल, कि जी मैं इस रिसर्च पेपर को बताऊंगा कि इसने कैसे जो है ना वो अपना काम को किया हुआ है, वो भी हो सकता है। तो इट वुड कैरी अराउंड 5 to 10 मार्क्स इन दी कोर्स ग्रेडिंग टू मेक इट अ पॉइंट। ओके जी, कमिंग ऑन टू दी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो प्रोटोकॉल क्या है जी? दे आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर आपने कम्युनिकेशन पॉसिबल करनी है तो आपने कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं। जैसा मैंने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है तो किस जुबान में बात करनी है, किस स्पीड से बात करनी है, किस एटमॉस्फेयर में बात करनी है, सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। तो हर नेटवर्क के अंदर एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप जब जीएसएम के नेटवर्क पे एग्री करते हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर एक एक चीज लिखी होती है, जो आपने अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िए कभी। उसके अंदर हर चीज ये लिखा होता है कि इसमें डाटा रेट क्या होगा, इसमें इंक्रिप्शन स्कीम क्या होगी, इसके अंदर मॉड्यूलेशन स्कीम क्या होगी, टेक्निकल डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। और अगर नहीं होती तो उन्होंने एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट रेफर की होती है कि ऑल एज पर फला टेक्निकल डॉक्यूमेंट हम इस पूरे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट? सो प्रोटोकॉल इज इन फैक्ट सेट ऑफ रूल्स व्हिच गवर्न द डाटा कम्युनिकेशन
It defines what is communicated, how it is communicated, and when it will be communicated. और जो key elements हैं प्रोटोकॉल के उसमें syntax, semantics and timings are there. Syntax क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ द डाटा के जी से अगर आपके पास पहली 8 बिट्स जो हैं वो एड्रेस ऑफ सेंडर है, अगली 8 बिट्स एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन हो सकती हैं, राइट? तो ये बेसिकली किस तरीके से क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो सिंटैक्स है। और सिमेंटिक्स क्या होती है? एक सिंटैक्स होता है, एक सिमेंटिक होती है। मीनिंग क्या है? ये लाइक आप कहते हैं जी कि ये जो सिंटैक्स में पहली 8 बिट्स हैं ये एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन है, तो वो डेस्टिनेशन उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है या वो अगले हॉप की डेस्टिनेशन है? क्योंकि आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो देयर हैज टू बी अ हॉप एज वेल एज अ फाइनल डेस्टिनेशन। तो जो आपके जो लोकल एरिया या आप कहेंगे जो आपके हेडर में इंफॉर्मेशन होती है फॉर दी वैन और लैन, वो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है फॉर दी नेक्स्ट डिवाइस टू टच, वेयर एज दी आईपी एड्रेसेस में जो एड्रेसेस होते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। So in between there is always a translation of the hardware address to the IP address, जो कि आपको बता रहा होता है कि फाइनली किधर जाना है आपने। So semantic is in fact the meaning of each section of bits and timing is कि how fast you can transmit। आपका जो सर्वर है, जो आपका रिसीवर है, वो 1 Mbps पे अगर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है या डाटा को प्रोसेस कर सकता है तो आप 100 Mbps पे ट्रांसमिट नहीं करेंगे। Will make accordingly decision कि मैंने किस रेट पे ट्रांसमिट करना है। So these are the parts of the protocols which you decide at start of setting up a communication. Okay, coming on to the standards. Standards basically required है सिस्टम के अंदर, ठीक है? लाइक हम कहते हैं कि जी आपका जो कीबोर्ड है इसका एक खास स्टाइल है, इसको हम QWERTY नाम देते हैं ना कि जी ये ASDF ही है, ये ABCD नहीं है। कभी शुरू में जब आपने टाइपिंग शुरू की होगी तो आपने एक हैरत जाहिर की होगी यार कि ये क्यों इस तरह बना हुआ है, Why not A B C D E F G और ये क्यों है इस तरह? तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंस है कि how we once we type according to this and this is a standard now and you'll find out there are keyboards which are varied from this as well, जो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि जो यूजेज है वो इसकी ज्यादा हुई हमेशा से तो ये स्टैंडर्ड बन गया। फॉर एग्जाम्पल PDF आप जो यूज करते हैं इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आप स्टैंडर्ड बन चुका है। वर्ड के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पर आप यूज नहीं करते। विंडोज आपने स्टैंडर्ड बना लिया, दो लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, सन सोलर सिस्टम भी है, लेकिन आप विंडोज पे काम करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि आपके बटन जो होते हैं मर्दों के वो राइट साइड पे होते हैं और उसके होल्स जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। औरतों का इसका ऑपोजिट होता है, उनके राइट साइड पे होल्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे बटन होते हैं। तो अगेन बाय द यूज ऑफ दिस हैज बिकम स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड दो किस्म के होते हैं, एक डी फैक्टो और एक डी जूर। तो डी फैक्टो होते हैं जो कि बाय फैक्ट और कन्वेंशन या ये कहें कि बाय यूजेज या नेचर के बन जाते हैं और फिर उनको लॉ के तहत भी रेगुलेट कर दिया जाता है, राइट? सो स्टैंडर्ड्स आर इन फैक्ट दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस to the manufacturers vendors to form a particular type of interconnectivity. So de facto are by the long term usage and de jure by the law. Okay, जो organizations इसमें हमें नजर आती हैं हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ISO is one organization, ITUT is another organization which are making up these standards, then the NC, IEEE, EIA. Okay, तो क्वेश्चन एक ऐड कर लीजिए कि जी इनफैक्ट जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है दिस हैज गॉट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, इट्स नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बेस्ड समवेयर इन अमेरिका बट इट इज हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। So who represents Pakistan at ISO for example? Check it out. There must be somebody, some organization जो कि ISO में पाकिस्तान को या मे बी साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो कौन है? Then there are forums. Forums basically इस मकसद के लिए होते हैं कि आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो उस तरह से या उस स्पेस पे प्रोसेस नहीं करती, दे आर स्लो इन देयर ऑपरेशन। सो यू हैव टू हैव सम ऑफ द स्पेशल फोरम्स लाइक फ्रेम रिले एक टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए एक फोरम बना हुआ है। ATM एक टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट पे इंप्लीमेंट होती है तो उसका एक फोरम बना हुआ है एंड दे गेट द वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। जो ये ऊपर मैंने एजेंसीज बताई है दे आर गवर्नमेंटल एजेंसीज बट दे आर स्लो। सो इनको फास्ट कराने के लिए, इनसे एक्शंस इंप्लीमेंट कराने के लिए फोरम्स जो हैं दे आर देयर एंड दे मेक देयर जॉब्स डन।
लाइक वाईमैक्स फोरम भी है, वाईफाई का भी एक फोरम है, फ्रेम रिले का भी एक फोरम है, एटीएम का। यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ फोरम्स जो कि अवेलेबल हैं, और उनका काम यही है कि दे क्रिएट रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सिटीज, विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, make a standard, make a technology and get it approved by the organizations. Then we find regulatory agencies in countries like we have PEMRA हमारे पास है, FCC अमेरिका में है, राइट। तो ये सारी एजेंसीज हैं जो कि जिनका मकसद ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो और उसका फायदा लोगों को हो, कोई नुकसान ना हो। सो दे प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट बाय रेगुलेटिंग दीज मीडिया। इनकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है और आई विल शेयर इट विद यू, आप उनको देख भी लीजिएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरनेट स्टैंडर्ड। ब्रेक कर लें क्या हम बीच में कुछ? चलें नमाज की ब्रेक कर लें, वी मीट अगेन। हाउ मच टाइम? अभी मेरे पास हो रहा है 1:25। ठीक है, सो से वी मीट अगेन बाय 1:50। ठीक है, 1:50। अच्छा हाँ ठीक है, आप कह रहे हो कि वर्चुअलाइजेशन पे आपने काम किया, तो ठीक है ना, उस टॉपिक को ले सकते हो। तो सर उसको मतलब उसकी उसकी उम्र किस तरह से उसकी इसमें देखो, आप चाहोगे कभी एक्सप्लोर के ऊपर या साइंस डायरेक्ट वर्चुअलाइजेशन टाइप करो तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, और उसी को एक रिसर्च पेपर ढूंढो जो पिछले 3 साल पब्लिश हुआ, उसमें उसमें नए आइडियाज़ नहीं होंगे कि वर्चुअलाइजेशन की ट्रेडिशनली इस तरह से नाउ वी आर डूइंग इट विद दिस, जिसके ये फ़र्क है। ठीक है, तो अभी इधर इंटरनेट एक्सेस है, मैं इधर भी सर्च करके दिखा दूँ। तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, आप दोबारा वापस आना ना क्लास के बारे में, वो डिस्कस करेंगे। सर मेरे पास के बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। रेड कलर नजर आ रहा है अभी? ठीक है, अच्छा जी। ओके, सो कमिंग ऑन टू दी इंटरनेट जो हमने किया, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर कैसे इनफैक्ट काम शुरू हुआ। सो इंटरनेट की जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर thoroughly tested specifications and documental things which pass through a strict quality control check। और अगर हम इसको देखेंगे जी, एक एक चीज़ है, अगर इंटरनेट का स्टैंडर्ड बनना है तो उसमें 6 मेच्योरिटी लेवल्स को क्रॉस करना होता है, और अराउंड 5
रिक्वायरमेंट्स लेवल पे वो फिर जाके फिक्स होता है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि जी कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है वो इंटरनेट का स्टैंडर्ड बने, देन यू विल राइट डाउन अ ड्राफ्ट फॉर दैट थिंग, इट इज कॉल्ड इंटरनेट ड्राफ्ट, which is a working document with some life period, lifespan, and it is published as request for comment. RFC के तौर पे ये publish होती है। RFC stands for request for comment. Like the RFC 001 was published back in 1970s for NFC, Network Control Protocol (NCP), how to control communication on the ARPANET back in 74. So that was in fact published first after some implementation. Now that particular theory has to be implemented uh, by working groups who are doing research in the similar area, and once it is implemented and tested by various groups, then it becomes the proposed standard. You give it to the internet authorities, they pass it on to the concerned research groups, वो उसको implement करते हैं, test करते हैं और वो make it a proposed standard. That proposed standard is then further elevated to draft standard after at least 2 successful implementation are done. And then it becomes the internet standard once it is done by all the research groups जो कि उस area के अंदर होते हैं, becomes the internet. Like IP is an IP, internet networking protocol, is an internet standard. TCP is an internet standard. ICMP is an internet standard. These are all protocols which have been made standard after passing through all these stages. There is a possibility कि एक नया standard एक field में आ जाता है, then it becomes the earlier one becomes the historic standard, and the new one it becomes the internet standard. Right? Like telnet की जगह shelf की technology आ गई, that became the earlier one became the historic, and the newer one it became the internet standard. And again there is a possibility कि कुछ protocols इसलिए भी लिखे जाते हैं just for the experimental purposes or for the informational purposes. They are not to become the internet standard, but just for the info of the concerned interest groups, and those are called the experimental or informational RFCs. So in fact अगर RFC 001 में आपको show करूँ just for your knowledge, okay, I hope this is visible to somehow. Let me increase the size. So I hope it's visible. It is networking working group. This is RFC 001. और अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो दिस वाज बेसिकली फॉर द IMP सॉफ्टवेयर. द IMP वाज द इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर जिसकी हमने बात की, which was going to connect various nodes on different setups. So how messages would be made, how the links would be established, transmission error checking कैसे होगी, and number of other things which were part of this particular RFC, which was published and it was implemented by various research groups. Only then it became the internet standard. Later on draft standard बना, proposed standard बना और फिर ultimately वो internet standard बन गया. Later on it was replaced by TCP. TCP ने फिर replace कर दिया TCP IP ने, और अब currently जो standard है वो TCP IP है, which is the standard, and these have become the historic RFCs, right? So ये RFC भी is a good RFC to study कि किस तरह से लोगों ने उस टाइम पे इसको लिखा, क्या क्या चीजें इस पे डिस्कस की गई, right? So I'll ask some questions from this RFC. I'll give it to the to your CR. You will share it with all. और वैसे अवेलेबल भी है इसके अंदर भी कुछ. I'll ask some questions from inside कि इसको पढ़े, इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या बातें की हुई हैं, और that would be part of your assignment 1. ठीक है? So RFC 001 जो है उसको भी अपनी असाइनमेंट का आप हिस्सा बनाएं ताकि इस हिस्टोरिक पार्ट को आपकी नॉलेज में हो कि कैसे ये चीज की गई. Also try finding out RFCs on say on various like experimental RFCs. देखिए जाके कि कौन कौन सी ऐसी RFCs हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल में फॉल करती हैं, लाइक और कौन कौन सी RFCs लाइक इंफॉर्मेशन में फॉल करती हैं, और ऐसी कौन सी RFC जो हिस्टोरिक बन चुकी है, लाइक ऐसी कौन सी RFC है जो इस वक्त इंटरनेट स्टैंडर्ड है. सो ऑल दीज 4 RFCs, these 4 कैटेगरीज इसमें नजर आ रही हैं. ट्राई फाइंडिंग आउट 2 each by going through the internet, में भी गूगलिंग करके चेक कीजिए and come up with the details कि वो कौन कौन सी ऐसी RFCs हैं जो कि ये काम कर रही हैं. कल को अगर आप कोई ऐसा टॉपिक इंटरनेट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको भी RFC लिखनी पड़ेगी, और वो आप
पब्लिश करेंगे और उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, ऑपरेट वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे और फिर वो इंटरनेट स्टैंडर्ड बनेगी. Once the RFC becomes the internet standard, now there are five categories, yeah, requirements of those RFCs. Like it could fall in the required RFC, like आप जो भी इंटरनेट बना रहे हैं, जो भी आप नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे लाजमी होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो IP और ICMP को इम्प्लीमेंट करता हो या उसको सपोर्ट करता हो. These are the required RFCs. And there may be a possibility of some RFCs which are recommended, like फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट जो है ये recommended है कि आप जब भी कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर स्टैब्लिश करें तो उसमें ये होने चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं है. IP और ICMP are compulsory part of it. That there may be few RFCs which are only elective, चॉइस है आपकी, रखना चाहें ना रखना चाहें. Then there are certain RFCs जो कि limited use की होती है, mostly those are the experimental RFCs. Then there are few RFCs which are not recommended, which are the obsolete ones, like आपको जरूरत नहीं है कि NFC या जो NCP का प्रोटोकॉल था उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट के अंदर. So again, part of your assignment, try finding out to each from these categories कौन कौन सी RFCs हैं जो कि required है, कौन कौन सी RFCs हैं जो कि recommended है, कौन सी elective है, कौन सी limited use वाली है, कौन सी not recommended है. Go through and see कि ऐसी कौन सी चीजें इस वक्त available है. Okay. Coming on to the administration, तो administration के ऊपर जब हम जाते हैं तो we have the private organization of ISOC. It is Internet Society. और ये बेसिकली सारे के सारे इंटरनेट को एडमिनिस्टर कर रही है अंडर दी टेक्निकल अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड. IAB इज द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, एंड इट गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू सब हेड्स. वन इज द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, this one, and second one is the internet research task force. Internet engineering task force is basically got information from various area working groups. Now in fact there are 9 different areas जिसमें internet काम करता है, ये organization काम करती है. One is the internet applications, then internet protocols, routing, operations, user services, management, transport, next generation IP and security. These are the 9 popular or common areas जिसमें working groups अलग-अलग काम कर रहे हैं as in a private capacity, which are linked up in different universities and the research centers, and they basically work towards the current operational problems of the internet. जो आजकल या इन दिनों में problems आती हैं, उनके problems, उनके solutions के ऊपर ये working groups काम करते हैं under the Internet Engineering Task Force, and they report to the IAB, and IAB under the ISOC implement various solutions. Whereas the other one, research task force, they are in fact the research oriented groups. Again, the same research groups are here, 9 research areas. और in fact you can also choose, अगर आप आगे की फ्यूचर में स्टडी या रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं आप पीएचडी जाना चाहते हैं, तो these are the various areas जिस पे दुनिया भर में रिसर्च हो रही है. एप्लीकेशंस में इंटरनेट की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या नए डिफाइन हो सकते हैं, क्या नए काम हो रहे हैं, राउटिंग किस तरीके से एफिशिएंटली, लेस एनर्जेटिकली इंप्लीमेंट की जा सकती है, ऑपरेशंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, यूजर की सर्विसेज, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट. दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स व्हिच आर इन फैक्ट दी फ्यूचरिस्टिक एरियाज एज वेल. और इसके अंदर मे बी अगले 100 साल 50 साल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकती है या जो इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, दोज आर बेसिकली थॉट ऑन एंड वर्क बाय द इंटरनेट रिसर्च स्टीयरिंग ग्रुप्स जो कि इसके ऊपर काम करते हैं और लॉन्ग टर्म रिसर्च टॉपिक्स और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद इंटरनेट को किधर होना चाहिए और इन सारी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो उस तरीके से फायदा दिया जा सके. तो दिस इज हाउ द इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स. और इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन जो शायद मिसिंग है, इसमें मेंशन नहीं है, वो ICANN. ICANN इन फैक्ट इज द इंटरनेट कमीशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स. जो आप IP एड्रेसेस जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स को मिलते हैं, जो आप obtain करते हैं for the organizations, they are through the ICANN, right? It has been replaced by ICANN. IANA was the earlier name, Internet Assigned Number and Task, something उसका नाम था, Association for Assigned Task. इसको Commission for Assigned Names and Numbers से replace कर दिया. ICANN is the newer organization which in fact now takes over the responsibilities of IANA. ठीक है? So this is as far as the Internet organization and some of the history is concerned. Okay, now coming on to the architectures. In fact, जो हमारे पास इंटरनेट है इसमें has to be some architecture which is based on some of the functions which are fixed for some layers and other functions for some other layers. So architecture is something which is in fact a reference model which describes the layers of hardware and software which are necessary to ensure data is accurately transmitted from the source to destination.
हमारा एम एट नेटवर्क में क्या होता है, वी वांट के एंड टू एंड डिलीवरी जो है अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ तक जो चीज़ है वो पहुंच जाए, चाहे बीच में उसने कुछ भी किया हमें उससे गर्ज नहीं है। वी वांट के द ट्रांसमिशन इज करेक्ट एंड द रिसेप्शन इज करेक्ट, सो वी वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन एंड टू एंड डिलीवरी। एंड टू एंड डिलीवरी के लिए कोई ना कोई एक नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन होना चाहिए जो कि इस पूरे सिस्टम के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन को पॉसिबल करेगा। So there are two models which are in fact most popular. One is the OSI and second is the TCP/IP. So जैसा मैंने बात की ना कि स्टैंडर्ड जो बनते हैं वो बनते हैं कि मार्केट शेयर क्या है, लोग किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो OSI मॉडल वाज इन फैक्ट इज अ कंपेटिटर फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट को OSI पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, TCP/IP पे भी किया जा सकता था, और शुरू में 70s में ये OSI मॉडल के ऊपर था। लेटर ऑन जो इसके रिसर्चर्स थे या जो इसके कंपेटिटर्स थे या जो मार्केट शेयर था वो कम होता चला गया, TCP/IP का बढ़ता चला गया, और अल्टीमेटली जो TCP/IP जो अभी लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स है या लेटेस्ट जो इंटरनेट है वो दैट इज ऑन दी TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, इट्स नॉट ऑन दी OSI मॉडल। एंड दोनों ही ISO ने की है, क्योंकि ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड कमेटी है ना बेसिकली। तो OSI मॉडल एक रिसर्च ग्रुप की ज़ैदी इख्तरा है, TCP/IP एक और रिसर्च ग्रुप की इख्तरा है। तो अब जो OSI है या सॉरी जो ISO है वो तो बेसिकली उसने तो स्टैंडर्ड्स बनाने गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जो रिसर्च ग्रुप्स सक्सेसफुली उसको करेंगे वो उनको लेके चलेंगे आगे। तो TCP/IP भी उन्हीं के थ्रू चीज चल रही है, और OSI दोनों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। OSI इज अ मॉडल, ISO इज द स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो OSI मेरे पास आएगा या TCP/IP आएगा, जो भी आएगा वो उनको लेके चलेंगे, ठीक है। So ISO is the organization, OSI is the model. So this OSI model, it is basically proposed back in 70s, or but it was never fully implemented because of number of issues, maybe funding issues primarily affect करते हैं इस तरह की चीजों को। TCP/IP dominated the commercial market because of its widespread usage and more testing, more funding. So open system interconnection OSI model was not a successful model, although it is जो TCP/IP है वो भी almost इससे inspired है और इसी तरीके का है, लेकिन बट क्योंकि रिसर्च ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो वो अल्टीमेटली उन्होंने आपस में फर्क किया हुआ है। So OSI is a model. It's not a protocol. It means there are set of protocols which are there, and in fact it defines various set of protocols, any hardware or software, to communicate between two devices which are connected through a network. So जो 7 layers common बड़ी popular 7 layers हैं, ये 7 layers में this model is the OSI model, in which you have the application, then the presentation, session, transport, network, data link and physical layer. सो कम्युनिकेशन जो बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, ये जो पैकेट बन रहे हैं वो इस जगह से आपके थ्रू फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। इससे ऊपर सारी की सारी लॉजिकल बातें हो रही है। कुछ सेट ऑफ फंक्शन जो यहाँ डिफाइन है, कुछ इधर डिफाइन किए हुए हैं, अल्टीमेटली हर जगह पे कुछ सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं ताकि अगर चेंज करनी हो तो सिर्फ उस लेयर में जाके चेंज करें और बाकी हर जगह आपको तब्दीली करने की जरूरत ना पड़े। तो these all there are various operations जो हम देखते हैं कि क्या क्या इनमें जो हमारे पास फर्स्ट 3 लेयर्स हैं इनको हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स का नाम देते हैं, और जो टॉप 3 लेयर्स हैं इनको हम यूजर सपोर्ट लेयर का नाम देते हैं। एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर इन फैक्ट इज अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टू सेट ऑफ लेयर्स। तो लेयरिस्टिक अप्रोच है, डिस्टिंक्ट फंक्शंस हर लेयर में इंप्लीमेंटेड है। अगर उनकी बात करें तो लाइक इधर जो बात की वो ये है कि हमारे पास अगर ये डिफरेंट एक सिस्टम के ऊपर ये डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन इंप्लीमेंटेड है तो कुछ एप्लीकेशन लेयर पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर प्रेजेंटेशन में, कुछ सेशन में, कुछ ट्रांसपोर्ट में, कुछ नेटवर्क में, और इनके दरमियान हर लेयर टू लेयर जो एक कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज वाया एन इंटरफेस व्हिच मेक्स इट, या समझिए एक ट्रांसमीटर है जो एप्लीकेशन की जुबान को प्रेजेंटेशन को सुना देता है और इसकी जुबान को आगे कम्युनिकेट करता है। इंटरफेस इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सोर्सेज, और जो लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन हो रही है या अंडरस्टैंडिंग है उसको हम नाम देते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन या पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर की बात को एप्लीकेशन लेयर ही समझती है और इस लॉजिकल लिंक को हम नाम देते हैं पीयर टू पीयर रिलेशनशिप, और ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। Whereas the physical communication is always at the physical layer, जहाँ पे bits transmit हो रही हैं by virtue of some electrical pulses or optical pulses or whatever way or medium you are using between the two systems to communicate. So we have a system जहाँ पे ये सारे के सारे चीजें implemented है, then we have some intermediary nodes जहाँ पे कुछ कम layers implemented है क्योंकि उसमें upper layers की requirement नहीं है।
और अल्टीमेटली आपका फाइनल सिस्टम जहाँ पे यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज व्हिच वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे जो भी आप चीज लिखते हैं लाइक यू आर राइटिंग एन ईमेल, सो इट वुड बी अ मैसेज इन फैक्ट। देयर इज एन एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल दैट इज X500 प्रोटोकॉल जो कि इम्प्लीमेंट करता है आपके ईमेल को। तो आप उसमें अपनी ईमेल लिखेंगे तो उसका एक हेडर लगेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें एम्बेड होगी जो कि अंडरस्टैंडेबल होगी। दूसरे सिस्टम जैसे अगर एक सर्वर है तो सर्वर की एप्लीकेशन को ही जाके समझ आएगी कि इसमें क्या बात, या ये जो प्रोटोकॉल था ये क्या बात कर रहा है। वो डाटा जब ट्रांसमिट होगा नीचे तो प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ काम है जो उसने करने, हम आगे देखते हैं, और अल्टीमेटली बाकी लेयर्स भी कुछ ना कुछ काम करेंगी। सो लॉजिकल कनेक्शंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल कनेक्शन जो है वो हार्डवेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और लाइक अगेन एक और पिक्चर है जिसमें फिजिकल कनेक्शन जो है फिजिकल लिंक के ऊपर है, और बाकी सारे लॉजिकल कनेक्शन इनको हम पीयर टू पीयर कनेक्शंस कहते हैं। लाइक जैसे हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आपने आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं और एक कोई कम्युनिकेशन होनी है तो एचओडी जो है वो डायरेक्ट बात नहीं करते बल्कि दे पास ऑन थ्रू देयर टीए मे बी क्लर्क। और अब जो डी जो बात इसने यहाँ लिखी है अपने लेटर में वो इन सब के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। दे जस्ट मेक इट सुटेबल टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस। मे बी किसी रजिस्टर पे एंट्री करेंगे और अल्टीमेटली आपका जो सेक्रेटरी है या जो आपका ऑफिस बॉय है जो रनर है, इट विल हैंड ओवर टू दी रनर ऑन दी अदर साइड। रनर को ये पता है कि जी मैंने इसको आगे किसको पास ऑन करना है, उसको ये नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ उसको समझ आएगी। अल्टीमेटली इट विल पास टू दी हायर टॉप हायरार्की, ओनली ही कैन अंडरस्टैंड कि जी ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये लॉजिकल लिंक इन दोनों का आपस में है। So this is the logical, not physical, but the physical link is passed on through the lower layers. So जैसे मैंने बात की कि layers 1 2 3 यानी physical, data link and the network layers, they are the network support layers. Whereas the layer 5 6 7 is session, transport, session and presentation and application layers, they are called the user support layers. और layer 4 जो इनको आपस में link करती है। Ultimately what we get some information from here. It would be certain important information would be affixed with this so that it is once it reaches here, so this H6 would tell the upper layer के जी इसमें क्या चीज है और उसको किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है। तो हर लेयर अपना कंसर्न इंफॉर्मेशन एम्बेड करते हुए उसको पास ऑन करती है so that it's suitable for the next layer. So we have a message over here. Maybe this message gets down once it reaches to the transport layer, it becomes a segment. क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये भी है कि उसके इस डाटा को देखते हुए कि मेरा फिजिकल लेयर में किस तरह का नेटवर्क कनेक्टेड है, इसके मुख्तलिफ पैकेट बनाने के लिए सेगमेंट बनाने हैं। और सेगमेंट जो है वो आईपी लेयर जो होती है आपकी, इट मेक्स पैकेट्स ऑफ ईच सेगमेंट एंड दोस पैकेट्स once it reaches to the physical layer they become the bits. So bits are transmitted in form of packets across the network, and packets are decided based on the segments which are decided by the ट्रांसपोर्ट लेयर के जी इसके ऊपर मैंने 1500 बाइट्स का डाटा भेजना है, 3000 बाइट्स का भेजना है, मैंने 100 बाइट्स का भेजना है। दैट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कवर्ड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी के साथ इंफॉर्मेशन जो है बिट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, बट एट अ टाइम वन पैकेट ट्रैवल्स so that all users, अगर multiple users है तो they get their turn to transmit. So one user transmits, then you by some medium access protocol, second user, third user, fourth user, they get the chance to send on the same link, क्योंकि लिंक तो एक है जैसे सिस्टम में आगे भेजना। Okay, so there is a concept of encapsulation, यानी each layer has to embed its header or trailer, which is not so that it becomes a capsule for the next layer. Doesn't know कि ऊपर से क्या चीज मेरे पास आई है। तो आप जब खत लिखेंगे अपने डिपार्टमेंट से तो उसको आप एक एनवेलप में बंद कर देते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, और वो जब जिसके हाथ में भी जाएगा से डायरेक्ट आपने अगर ऑफिस बॉय को दिया तो ऑफिस बॉय उसको खोल नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो जाके खुलेगा एट दी ऑफिस ऑफ अदर एचओडी। ठीक है, so this is the और अगर इसमें छोटा सा एक एनिमेशन अगर just for the sake of completion, so अगर मैं आपसे पूछूं कि is it visible? Okay, so there is a workstation which is connected to a local area network, and the local area network is connecting through a router to a wide area network and again to another local area network. यहाँ पे एक और सिस्टम है, and this local workstation wants to send a packet to a station on the other local area network जो कि एक wide area के through connected है. Data packet would be formed. For example, it would be a message. So this data message once it has to go through this, तो अब क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई खास एप्लीकेशन है जो इसको भेज रही है, तो उस एप्लीकेशन को अपना हेडर लगाना चाहिए ताकि जब इस स्टेशन पे पहुंचे तो उसे पता हो कि मैंने किस एप्लीकेशन को ये पर्टिकुलर चीज जो है वो पढ़नी है या उसने उसको प्रोसेस करना है। So there has to be a application layer header which would be added to this data packet which is formed by the station. Once it has
to move downward, now the next layer जो यहाँ पे given है उसमें as far as the information is concerned, क्योंकि ये नेटवर्क कनेक्टेड है तो नेटवर्क के ऊपर कोई खास साइज ऑफ पैकेट में जाना है तो उसके लिए टीसीपी का हेडर लगना चाहिए, या ये एस्टेब्लिश करना कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होगी या ये पैकेट बेस्ड या डाटाग्राम बेस्ड सर्विस होगी, टीसीपी ने फाइंड आउट करनी है तो टीसीपी लेयर का हेडर जो है वो इसमें नेक्स्ट लगेगा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लॉस ऑफ डाटा, क्योंकि इसका एक और काम भी है कि इंश्योर करना होता है कि जितने पैकेट्स जा रहे हैं सारे के सारे पहुंच जाएं और दोबारा असम्बल हो जाए, राइट। तो टीसीपी के बाद नेक्स्ट इज दी इंटरनेट लेयर, तो आईपी लेयर का जो हेडर है वो लगेगा व्हिच वुड बी कैरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, कि किस जगह तक फाइनली इसने जाना है, क्योंकि बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स हैं तो वो सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन इस आईपी के अंदर होगी। हर पर्टिकुलर राउटर चेक करेगा कि इसमें डेस्टिनेशन का आईपी क्या लगा हुआ है और उसके लिहाज से वो इसमें मैक का आईपी लगाएगा या इसमें कि मैक का हार्डवेयर एड्रेस लगाएगा। तो नेक्स्ट इज द हार्डवेयर एड्रेस व्हिच इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ अ हेडर एंड ट्रेलर, क्योंकि इसमें कुछ एरर करेक्शन मैकेनिज्म भी होता है, ये ट्रैवल करेगा लोकल राउटर के ऊपर चला जाएगा, वहां पे ये चेक होगा, चेक किसके अगेंस्ट होगा जी, कहां से आया और किसके लिए जा रहा है। तो अब ये मैक के आईपी को या मैक के हेडर को यहाँ से उतारेगा, मैक के हेडर से उसको पता ये चल जाएगा जी कि आया तो मेरे लिए ही है लेकिन आगे इसने जाना है किसी जगह पे, तो अकॉर्डिंगली मुझे अब इसमें नया हार्डवेयर एड्रेस लगाना चाहिए, यानी इस राउटर का हार्डवेयर एड्रेस लगाना चाहिए ताकि इस नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करके फाइनली इस राउटर पे पहुंच जाए, क्योंकि इस राउटर को पता है कि ये जो आईपी यहाँ पे है डेस्टिनेशन का वो इधर लाई करता है। तो इट विल ऐड अनदर मैक, इट विल चेक द आईपी, तक मैं बीच में स्टेप छोड़ गया था, to add packet move it to the network, so it will add the WAN header, okay, WAN header अटैच करेगा, यानी अगेन हार्डवेयर एड्रेस इंसर्ट करेगा नेक्स्ट राउटर का कि आपने इस हार्डवेयर पे इसको भेजना है। अल्टीमेटली इट विल ट्रैवल थ्रू द वाइड एरिया नेटवर्क एंड विल रीच टू द फाइनल राउटर, जहां पे ये WAN का जो हेडर है ये दोबारा चेक होगा और उतर जाएगा, आईपी चेक होगा और आईपी के अगेंस्ट मैक या लोकल एरिया नेटवर्क का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो लग जाएगा। नहीं, हर एक के लिए देखो हार्डवेयर एड्रेस ये है कि आपने जब अपने मैंने से यहाँ से इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है ना, तो मुझे अपने लोकल एरिया राउटर का हार्डवेयर एड्रेस चाहिए, राइट। जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब सिस्टम जागता है नेटवर्क के ऊपर तो कोई इन्फॉर्मेशन लेता है वो, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर जो आपके सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं या बूट सर्वर जो काम कर रहे होते हैं वो आपको क्या क्या चीजें देते हैं, वो आपको लोकल हार्डवेयर जो आपका लोकल राउटर है उसका आईपी एड्रेस देता है, उसका हार्डवेयर एड्रेस देता है, राइट। वो आपको आपका आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं और फिर वो अकॉर्डिंगली पैकेट्स के अंदर आप एम्बेड करते हैं। मैंने बाहर भेजना है तो मैं आईपी तो लगाऊंगा, आईपी मुझे मिल जाएगा डीएनएस के थ्रू, डीएनएस जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं नेटवर्क पे काम कर रहे हैं वो मुझे मेरा डेस्टिनेशन का आईपी और हार्डवेयर दे देंगे, ठीक है। उस आईपी एड्रेस को मैं यूज करके पहले उसको जब भेजूंगा पैकेट बनाऊंगा तो मैंने पहले तो उसको अपने लोकल सिस्टम पे भेजना है ना, तो उसके लिए मुझे लोकल हार्डवेयर एड्रेस चाहिए और अब वो सिस्टम आगे एस्टेब्लिश है कि उस हार्डवेयर ने अगले हार्डवेयर को एक्सेस करना है, तीसरे हार्डवेयर को एक्सेस करना है। नहीं, आईपी तो एक दफा लग गया ना, ये देखो नहीं आप थोड़ा सा आईपी तो लग गया ना, एक दफा लग गया आईपी, वो आपने लगा दिया आईपी के जी मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से अमेरिका अपने पैकेट को भेजना है, ठीक है। लेकिन अमेरिका भेजने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से अमेरिका कोई लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन तो नहीं है ना, इंटरलिंक्स है बीच में। आप यहाँ से कहाँ भेजेंगे, आप ये रिसेप्शन पे जाए पहले, तो आप रिसेप्शन का हार्डवेयर एड्रेस लगाएंगे। रिसेप्शन वाले को पता है कि जी ये पैकेट मैंने अमेरिका भेजना है, वो क्या करेगा, वो बुलाएगा टीसीएस वालों को, यार कि टीसीएस वाला लेके जा सकता है, मुझे इतना पता है। टीसीएस वाला को अब वो अपना हार्डवेयर एड्रेस कौन सा लगाएगा ना, अपना उतार देगा, दे देगा जी टीसीएस वालों को। अब टीसीएस को पता है कि यार ये जो हार्डवेयर है, ये जो इसने आईपी एड्रेस लगाया हुआ अमेरिका में, ये मेरे टीसीएस अमेरिका में फिलाडेल्फिया के अंदर एक मेरा टीसीएस सेंटर में वहां भेजूंगा, उसको पता है कि किधर जाना है, तो अपना हार्डवेयर लगा देगा। लेकिन आईपी तो लगा हुआ है, जाना उसे उस सिस्टम के ऊपर ही, वो अलग से लगा हुआ है, लेकिन उसको देखते हुए हर बंदा अपना अपना बीच में इंटरमीडियरी अपना एड्रेस लगाता चला जा रहा है। अल्टीमेटली इट विल रीच, फॉर एग्जांपल उसने बोस्टन जाना है, बोस्टन का जो टीसीएस का दफ्तर है वहां पे वो पहुंच गया। अब वहां पे वो ये वाला दफ्तर है, ये राउटर है फाइनल, इसको पता है कि मेरे लोकल नेटवर्क में किस बंदे ने इसको लेके जाना है और किस
मोहल्ले तक लेके जाना है, वो उस मोहल्ले का एड्रेस लगा देगा। ठीक हो गया। अब वो मोहल्ले तक जब पहुंचेगा तो मोहल्ले में क्या चेक करेगा, आईपी चेक करेगा यार कि ये फलां घर है जिसमें मैंने इसको डिलीवर करना, तो अल्टीमेटली वो वहां पे उसको ड्रॉप कर देगा। तो वो जो बीच वाले एड्रेसेस हैं उनका मकसद सिर्फ सपोर्ट करना है उस फाइनल आईपी एड्रेस तक जाने के लिए। तो वो हार्डवेयर एड्रेस लगते चले जाएंगे हर जगह पे, पुराना उतरेंगे नए लगते जाएंगे, पुराने उतरेंगे नए लगते चले जाएंगे, अल्टीमेटली आईपी एड्रेस पे चीज डिलीवर हो जाएगी। और इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। एआरपी प्रोटोकॉल एक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि आपको दे रहा होता है आईपी के अगेंस्ट आपका हार्डवेयर एड्रेस, या रिवर्स एआरपी प्रोटोकॉल है जो कि ऑपोजिट काम कर रहा होता है। तो दे आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स व्हिच आर हुज जॉब इज टू गिव दिस फैसिलिटी, और वो हम आगे ऐसे ऐसे देखिए चले जाएंगे कि वो क्या चीज है। और दिस इज हाउ इट वुड रीच टू दिस पॉइंट। और अल्टीमेटली अभी ये पूछ रहा है कि जी अब इधर राउटर पे आ गया तो क्या चीज रिमूव हो, तो ये मैक को रिमूव करेगा और अल्टीमेटली ये आईपी को चेक करते हुए पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे नेक्स्ट आईपी वुड बी रिमूव्ड और नेक्स्ट टीसीपी जो कि बता रहा होगा कि किस पोर्ट पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली एप्लीकेशन विल कम टू नो कि जी दिस पैकेट इज फॉर मी, and data is read by the system. आईपी चेंज नहीं होता, आईपी चेंज नहीं होता, आईपी remains same throughout the packet transmission. डीएनएस का काम ये है, जब आप सिस्टम पे कम्युनिकेट करते हैं ना, मैंने क्लिक किया ना तो डीएनएस मुझे बताएगा जी कि जिस डेस्टिनेशन को आप एड्रेस करना चाह रहे हैं उसका ये आईपी है, इसको अपने पैकेट में डाल दें। मैं वो डाल दूंगा। अब जब पैकेट ट्रांसमिट होगा आईपी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा आपका हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, हॉप टू हॉप हार्डवेयर एड्रेस चेंज होता चला जाएगा। और वो किस लिहाज से चेंज होगा, वो आईपी को चेक करके चेंज होगा। उसको पता है जी कि ये आईपी है, इस पे इसने जाना है। ये गूगल का सर्वर है जो कि इस वक्त फॉर एग्जांपल आपके कैलिफोर्निया में फ्लां जगह के ऊपर इसने इस मैसेज को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, उसके अगेंस्ट बीच के जितने हॉप्स हैं वो, अब क्योंकि इंटरनेट पे कम्युनिकेशन फिक्स नहीं होती है, ये नहीं है कि जी अगर मैंने यहाँ से कैलिफोर्निया को पैकेट भेजना है तो वो एक ही रास्ते से जाएगा। इट कुड बी वेरियस वेज, हो सकता है वो श्रीलंका जाए, श्रीलंका से चाइना जाए, चाइना से कीनिया जाए, कीनिया से अमेरिका जाए, अमेरिका से फिर दोबारा पाकिस्तान आ जाए, फिर अमेरिका जाए। यू नेवर नो। इस पैकेट, यही इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। पैकेट का कोई फिक्स रूट नहीं है, उसने हालात को देखते हुए अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है कि जी मैंने इधर पहुंचना है। ठीक है, तो वो जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो किसी के भी चेंज हो सकते हैं। दो पैकेट्स आपने भेजे, एक जगह पे आपने एक मैसेज टाइप किया, उस मैसेज को जब आपने ट्रांसमिट किया उसके 20 पैकेट्स बन गए। वो 20 पैकेट्स में से हो सकता है 5 एक जगह से जाएं, 2 एक जगह से जाएं, 3 एक जगह से जाएं, और अल्टीमेटली वो सारे के सारे पैकेट्स आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, वहां जाके वो असेंबल होंगे। रास्ता सेम नहीं होगा, तो हार्डवेयर चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, आईपी सेम रहेगा, सबका आईपी सेम होगा। और आईपी वो अथॉरिटी है जो कि उनको एक जगह लेके जाएगी। अगर आईपी चेंज कर देंगे हम तो फिर तो वो कहीं भी पहुंच सकते हैं ना। डेफिनेटली डिफॉल्ट राउटर्स होते हैं ना, से मैंने अब यहाँ से अगर इनको हम कहते हैं डिफॉल्ट राउटर्स के आईपी के अगेंस्ट आपने हार्डवेयर एड्रेस निकालना है, तो आपको पता है कि जी ये पर्टिकुलर आईपी जो है इसकी इंफॉर्मेशन बाकी किसी के पास नहीं है, वो डिफॉल्ट राउटर है, वो आगे डिसाइड करे, उसकी मर्जी है। तो आप उस राउटर का हार्डवेयर एड्रेस लगा देंगे, वो वहां पहुंच जाएगा। अब उसने आगे डिसाइड करना है जी कि मैंने इसको आगे किधर फॉरवर्ड करना है, किस पोर्ट पे फेंकूं। हो सकता है बीच में 40 डिफॉल्ट राउटर्स आते हो। आईपी कॉन्फ्लिक्ट उस सूरत में नहीं आता। आईपी कॉन्फ्लिक्ट इस सूरत में आता है कि आपके सिस्टम दो एक जैसे हैं और आपने दोनों पे एक आईपी डाल दिया। अदरवाइज आईपी कॉन्फ्लिक्ट तो इज अ प्रॉब्लम जो कि होनी नहीं चाहिए ना, उसके थ्रू तो कम्युनिकेशन होगी नहीं। आईपी वेरी करेंगे, राउटर में कभी आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर आप इस तरह करोगे और
उसमें बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है ना, लाइक आपने देखा होगा जी कि बाज़ औक़ात आपका वो जो सिस्टम जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहिए वो एक्सेसिबल ही नहीं होता, वो फिर एरर एरर बैक उसकी तो एरर मैकेनिज्म आईसीएमपी जो मैकेनिज्म है वो आपको बैकवर्ड एरर कम्युनिकेट करता है कि जी ये एरर है, आप इस पैकेट को दोबारा भेजें, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश करें अपने लिंक को। तो क्या करें फिर? रिलायबिलिटी का मुझे आपका क्वेश्चन इस तरह से समझ नहीं आ रहा कि रिलायबिलिटी का लिंक आप किस तरह बना रहे हो? हम्म, आप कह रहे हैं कि इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, बीच में किसी ने आईपी और यूज कर लिया तो उसको मिल जाएगा ना, जब तक देखो सिस्टम को तो नहीं पता कि जो आपका पैकेट जा रहा है उसने तो आईपी को ट्रेस करना है। अगर आईपी मिलीशियसली किसी और बंदे ने उसको बीच में पोक इन कर लिया है तो वो उसको डिलीवर होगा, और होता है इस तरह से, हो सकता है। तो डेफिनेटली देखो, वो आप एक और चीज पे आ गए ना। अब आप कह रहे हैं जी जो टेबल्स बने होते हैं एआरपी और एआरपी के जो टेबल्स बने होते हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो रुक जाएगा, तो ये एक और फिनोमेना है ना, वो तो ठीक है रुक जाएगा, क्योंकि एआरपी ने तो एक हार्डवेयर के अगेंस्ट एक आईपी को मैप किया हुआ है। अब जब वो चेंज होगा तो डेफिनेटली वो कहेगा जी प्रॉब्लम हो गई, कुछ इट विल स्टॉप, वो तो एक और चीज है। रिलायबिलिटी इसमें आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट करो, मेरा वो सवाल है, या आपका सवाल जो है वो। बिल्कुल यूर राइट, ऐसा ही है, बिल्कुल यूर राइट। तो उसकी क्या, आप देखो उसकी क्या वजह है। जो करंट आईपीएनजी है वो इसी के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है, जिसमें 2 पावर 128 आईपी एड्रेसेस हैं, तो हर बंदे का हार्डवेयर एड्रेस अलग हो जाएगा। अब देयर वोंट बी एनी आईपी एड्रेस, दो लेवल की हायरार्की होगी नहीं फ्यूचर में, ठीक है। जो आईपी वर्जन 6 है, अभी तो अभी वर्जन 4 के ऊपर हम है ना, तो यहाँ पे इश्यूज हैं। 2 पावर 32 की एड्रेस स्पेस है, तो इट इज अराउंड 4 बिलियन 40 बिलियन यूजर्स हैं। अब जब यूजर बढ़ते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है कि जी जितनी डिवाइसेस है हर एक को एक पक्का आईपी ऑब्लिक हार्डवेयर एड्रेस दे दिया जाए, ये तुम्हारा एड्रेस है। यू राइट, उस पॉइंट से बिल्कुल ठीक है आप, और ऐसा हो रहा है, फ्यूचर ट्रेंड यही है। आहिस्ता आहिस्ता वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स के जो हार्डवेयर एड्रेस होगा, यानी जो आईपी वर्जन 6 है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इतनी एड्रेसेस हैं कि इस पूरी कायनात यानी इस पूरी दुनिया के ऊपर अगर आप हर सेंटीमीटर पे एक डिवाइस रख दें तो उसको भी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यूर राइट, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू आप बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हो कि जी हार्डवेयर एड्रेस जो है वो ज्यादा अगर किया जाए तो बेस्ट है, तो ऐसा ही है, ठीक है आपका बात। तो इसमें भी कोई शक नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उसमें यूनिक्स लिनक्स इज द बेस्ट। विंडोज के इश्यूज हैं, यूनिक्स लिनक्स में वो इश्यूज नहीं है। और ये एग्रीड अपॉन है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज गॉट अ मेजर रोल इन दी नेटवर्किंग लिनक्स। मोस्टली जो इस वक्त आपके गेटवेज हैं और राउटर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड है, क्योंकि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं और जो उनके स्ट्रेंथ है वो विंडोज बेस्ड सिस्टम्स में नहीं है। ठीक, सही कह रहे हो। ठीक है, आगे चलें। ओके, सो लेट्स फिनिश ऑफ दिस लिटिल स्टफ, थोड़ा सा मे बी दिस इज। चले बस कर दिया, थैंक थैंक यू।
तो अभी ये कि मैंने जो आपको काम दिए हैं वो जरा नोट कर लिए आपने सारे। ये हार्डवेयर में आपने हाथ से लिखनी है सारे पॉइंट्स और नेक्स्ट क्लास में सबमिट करानी। असाइनमेंट 1 जो मैंने दिया आपको, इसमें एक रिसर्च पेपर मैं आपको भेजूंगा, उसकी आपने सब टॉपिक्स की समरी लिखनी है, किसमें क्या बात हो रही है उसको समझना है, उसे जान नहीं छुड़ानी। और RFC 001 मैं आपको दूंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उनको देखना है। और प्लस मैंने कुछ RFCs के और क्वेश्चंस भी आपको बताए, साथ में 3-4 और लिखवाए थे, ठीक है। तो वो मे भी आप शेयर कर लीजिएगा सबसे क्वेश्चंस जो, ठीक है। हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, हाथ से लिखी हुई मैं आपसे शेयर कर लूंगा, RFC भी शेयर कर लूंगा, रिसर्च पेपर भी शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो ये नजम को मैं भेज दूंगा। नजम हैज गॉट दी ईमेल आईडीज ऑफ एवरीबॉडी, सबके पास है। अगर नहीं है तो इनसे आप इनको काइंडली अपने ईमेल आईडीज और सेल नंबर्स दे दें, ताकि कोई मैसेज या ईमेल्स आपको मिल सके काइंडली, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन भी मैं मेल कर दूंगा नजम को, ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग टू आस्क? वीडियो लेक्चर ये भी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं वीडियो लिंक भी इनको ही भेजता हूँ, वीडियो लिंक भी आपको भेजता, वो भी इनके पास है। और कुछ? वो इसलिए मैं इधर बैठ के दे रहा हूँ लेक्चर। लास्ट में मेरी आदत है, मैं जरा क्लास में घूम फिर के लेक्चर देता हूँ। जब घूम फिर के देता हूँ तो फिर आवाज सारी नहीं आती, तो आई एम सिटिंग हियर फॉर द पर्पस के आवाज सही तरह से रिकॉर्ड। ठीक है जी, ओके।